तो आज की वीडियो में प्रीव्यू करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका को एंड ऑल्सो रिव्यू करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश को एंड श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान को। उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे बैलन डॉर 2023 की पूरी सेरेमनी को एंड ऑफ कोर्स रोनाल्डोस इंसल्टिंग कमेंट्स ऑन मेसीज बैलन डॉर। सो लेट्स बिगिन। चलो भाई, तो आज का पॉडकास्ट काफी फायरी होगा। आई थिंक काफी ज्यादा हीटेड हो सकता है बिकॉज काफी सारी चीजें हैं बात करने के लिए। कुछ अपसेट्स क्रिएट हुए हैं, कुछ हिस्टोरिक चीजें हुई हैं। हिस्टोरिक की बात करें तो मेसी अपना 8वां बैलन डॉर जीत गया है, राइट। उसमें एक अपसेट रोनाल्डो हुआ है अपेरेंटली। अपसेट की बात करें तो अफगानिस्तान ने एक और अपसेट क्रिएट कर दिया श्रीलंका के साथ। ऑल्दो आई डोंट नो कि क्या वो एक एक्चुअली में एक अपसेट कहना चाहिए कि नहीं। राइट। इंडिया वर्सेस श्रीलंका एक हिस्टोरिक गेम हो सकता है। क्यों? क्योंकि आई थिंक वानखेड़े मैच है। विराट कोहली की 49 सेंचुरी आ सकती है। श्रीलंका अगेंस्ट उसके हाईएस्ट ओडीआई रन्स रहे हैं और रोहित शर्मा की भी एक हिस्टोरिक सेंचुरी आ सकती है। तो काफी सारे रीजन है डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छे फैशन में कमबैक करा है। लगता है कि हमारा पुराना पॉडकास्ट सुन लिया था उन्होंने जहाँ पे हमने रैंट करा था। तो राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ल्ड कप फर्स्ट एंड देन वील मूव ऑन टू बैलन डॉर। भाई श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान से शुरू करते हैं बिकॉज वील गो क्विकली ओवर इट, क्योंकि श्रीलंका का ही मैच अब इंडिया से भी है। तो श्रीलंका को एज एन ऑपोजिशन रीड करने में हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द इंडियंस टू वॉच दिस सेगमेंट एज वेल। पहली बात तो यार, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन अफगानिस्तान हिस्टोरिक विन वंस अगेन? क्योंकि 3 अब मैचेस जीत चुके हैं 6 में से और दे आर जेन्युइनली पुशिंग फॉर द टॉप 4 स्पॉट। मुझे बस यही लगता है कि वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग में अगेन एंड अगेन आई जस्ट रिमेंबर दैट ओनली कि वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग में हमने यही चीज़ कही थी। अगर अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली हमें यही लगा था कि बॉटम 3 में फिनिश करने वाली है एंड बांग्लादेश वाज दैट टीम जो हम लोग सोच रहे थे कि टॉप 3 के ऊपर, बॉटम 3 के ऊपर आएगी। टॉप 3 के ऊपर क्या होगा भाई? But how things have panned out ultimately for Afghanistan, and obviously we have to credit their performances, क्योंकि coming into this World Cup किसी ने भी नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म करने वाली है। एंड 3 मैच जब वो लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं, अभी 3 मैचेस और 3 मैचेस और बचे अभी। एक भी और मैच जीत जाते हैं तो इट इज अ क्रेजी अपसेट फॉर देम। और अगला मैच नेदरलैंड्स है उनका, हाँ, जेन्युइनली चांस है जीतने का। राइट। एंड हु वुड हैव थॉट कि 2019 के वर्ल्ड कप में जब इंग्लैंड ने इतनी पिटाई करी थी, स्पेशली ओवेन मॉर्गन अफगानिस्तान की, एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है जब इंग्लैंड सबसे पहले टीम हुई है बाहर होने में, लास्ट है अभी। और अफगानिस्तान इज जेन्युइनली राइट नाउ एटलीस्ट ऑन पेपर बेटर देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बिकॉज 3 ही मैच हारे। राइट। तो बहुत बड़ा एक ये मेजर सक्सेस स्टोरी रहेगा इस वर्ल्ड कप के लिए। So let's quickly move through this game between Sri Lanka and Afghanistan. अफगानिस्तान टॉस जीतती है, पुणे में मैच था, which is mind you बहुत ही एक वेरी बैटिंग फ्रेंडली विकेट रही है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सरप्राइज था कि अफगानिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का डिसीजन लिया है। बहुत ही गट्सी मूव था बिकॉज हिस्टोरिकली उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा नहीं है। हाँ, राइट। पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत गए थे वो लोग, आई नो दैट, बट हिस्टोरिकली स्पीकिंग ओडीआईज में उनका चेस करने का रिकॉर्ड बहुत पुअर रहा है। बट स्टिल दे चोज टू फील्ड फर्स्ट। वो बहुत गट्सी मूव था मेरे लिए। रिगार्डलेस श्रीलंका की बैटिंग आती है एंड क्वेश्चन मेंडिस कहता मैं बैटिंग ही करनी थी, तो बोथ द कैप्टन्स वर हैप्पी। बट जिस तरीके से श्रीलंका ने डिस्प्ले दिखाया है, इट इज काइंड ऑफ अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया बिकॉज अभी उन्होंने इंग्लैंड को हराया था बहुत ही डोमिनेटिंग फैशन में। दे वर राइडिंग हाई ऑन कॉन्फिडेंस। एकदम से जो स्लम्प आया ना, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है पर्सनली, क्योंकि पहले के जो 20 ओवर थे सिर्फ 90 रन बनते हैं श्रीलंका के ऑन सच अ गुड बैटिंग विकेट। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा विकेट्स लूज कर दिए थे, सिर्फ 2 ही विकेट लूज करे थे इन लोगों ने। और ऐसे में क्या होता है, अगर आपकी स्टार्ट अच्छी नहीं हुई है तो आपको लगता है कि चलो मिडिल ओवर्स में हम कॉम्पनसेट करेंगे। बट मिडिल ओवर्स में अगर हम लोग अगले 20 ओवर की बात करें, 20 से लेकर 40 ओवर के बीच के जो 20 ओवर होते हैं, सिर्फ 95 रन ही और बनते हैं। ओके। सो बाय द एंड ऑफ द 40th ओवर इनके सिर्फ 185 रन थे और 7 विकेट गिर चुके थे भाई। जिस तरीके से अफगानिस्तान ने मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करी है, आई थिंक इट इज हाईली कमेंडेबल यार। ओके। एंड दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट। मतलब राशिद खान एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उसका पहली बात तो 100th गेम था फॉर अफगानिस्तान। सिर्फ 24 साल का है वो और 100 गेम ऑलरेडी खेल लिया फॉर अफगानिस्तान। बहुत बड़ी फीट है यार ये। ऑलरेडी एक लेजेंड स्टेटस उसको मिल चुका है आई थिंक अफगानिस्तान के टीम में। डेफिनेटली। एंड आई थिंक मतलब वो जो कहते हैं ना पोस्टर बॉय, तो उनका अभी वही है, राशिद खान। हाँ, इजीली हम लोग थंबनेल ये प्रेफर करते हैं उसको यूज करना। द फैक्ट इज कि उसने 10 ओवर में से 1 विकेट लिया है। तो इतने सारे विकेट बाकी पूरी टीम ने लिए। गाइज दैट आर नॉट योर पोस्टर बॉयज। कितनी बड़ी बात है कि कितना अच्छा टीम एफर्ट लगा। राइट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं राशिद खान की बात करूँ पे, आई थिंक थोड़ी सी वो लीडरशिप वाले रोल में लगता है मुझे। लाइक ही इज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड एंड उसको देखने से, क्योंकि परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी डालता है ना, वो बैटिंग से भी डालता है, बॉलिंग से भी डालता है, फील्डिंग में भी अच्छा हो गया। फील्डिंग में भी अच्छा है एंड ही इज दैट पोस्टर बॉय।
तो जब ऐसे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उसमें भी इट जनरली लुक्स लाइक ही इज लुकिंग आफ्टर द टीम एंड थोड़ी वो लीडरशिप क्वालिटी उसकी दिख के आती है. अल्टीमेटली अगर अफगानिस्तान यहाँ पे 4 मैचेस जीत जाती है विच बेसिकली मीन्स कि उन्होंने 9 में से 4 जीत गए तो ऑलमोस्ट आधे मैचेस जीत गए अपने. राइट. कितनी ज्यादा क्रेजी अचीवमेंट होने वाली है भाई साहब ये. एंड इससे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री में अफगानिस्तान पूरी हिस्ट्री में वर्ल्ड कप सिर्फ एक मैच जीती थी सारे वर्ल्ड कप मिला के. राइट. और इसी वर्ल्ड कप में आप ऑलरेडी 3 मैच जीत चुके और अगला मैच जो नेदरलैंड्स से उसमें भी आप हाईली फेवरेट्स हो गए मेरे ख्याल से. ये डेफिनेटली हिस्टोरिक है यार, स्पेशली गिवन कि बाकी सब कॉन्टिनेंट की टीम्स कितना गंदा परफॉर्म कर रही हैं. बहुत बड़ी बात है ये. एंड यहीं पे मैं कहूँगा कि एंड में आते आते थिकशाना ने थोड़े रन मारे जिसके चलते हुए 185 और 7 से इन्होंने जो है 45 रन और ऐड कर दिया. 230 रन बन चुके थे इनके. तो ये जो टेल में थोड़े से रन ऐड करिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए. ये एक लेसन है जो कि हम लोग ले सकते हैं यहाँ से. वन टेक अवे फ्रॉम देयर बैटिंग इस मैच के लिए पर्टिकुलरली आई थिंक इंडिया को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि टेल को जो है हम लोग रन बनाने ना दें बिल्कुल भी. बिकॉज इसके बाद क्या होता है जो होता है एग्जैक्टली वही इंडिया को करना है. 230 रन बनते हैं, 7 विकेट गिरे थे, आखिरी के 3 विकेट सिर्फ 11 रन में पूरे उड़ा दिए. राइट. तो ये चीज़ हमें इंप्लीमेंट करनी है. एंड आई थिंक बुमराह जैसे लोग जब आएंगे, सिराज जैसे लोग जब आएंगे, क्योंकि सिराज का माइंड यू अभी एशिया का फाइनल में श्रीलंका के अगेंस्ट ही था. मे बी दिस कुड बी हिज कमबैक मैच, हू नोस. इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे जब प्रीव्यू पे आएंगे तो. बट द फैक्ट इज कि हमें टेल से थोड़ा सा हमें ध्यान से रहना पड़ेगा श्रीलंका की. एंड क्रेडिट टू अफगानिस्तान बिकॉज 241 रन पे समेट दिया पूरा. 242 का टारगेट ऑन अ पुणे विकेट शुड बी वेरी चेजेबल, शुड बी वेरी इजी. बट क्योंकि अफगानिस्तान एक रिलेटिवली नई टीम है, आप एकदम से फॉर ग्रांटेड ले नहीं सकते थे इस चीज़ को. बट जिस मेच्योरिटी के साथ उन्होंने ये चेस दिखाया है, मुझे कई सारे ना पैरेलल्स दिखे बिटवीन द गेम अगेंस्ट पाकिस्तान एंड दिस गेम अगेंस्ट श्रीलंका. बिकॉज वंस अगेन देखो गुरबाज जल्दी आउट हो गया, 0 पे आउट हो गया था स्टार्टिंग में. एंड अपना जो इब्राहिम है उसके बाद भी मैं उसके लिए भी मैं सेम चीज़ कहूँगा जो मैंने पहले कही थी अगेंस्ट पाकिस्तान ऑल्सो, दैट ही स्टार्ट्स ऑफ रियली वेल. बहुत अच्छे शॉट्स मारता है, वो मिडिल करता है. बट पावर प्ले के बाद ना समहाउ उसकी जो स्ट्राइक रोटेशन एबिलिटी है कम हो जाती है, वो कम हो जाती है. पावर प्ले में एक्चुअली सारे फील्डर्स अंदर होते हैं तो आप जो है गैप्स ढूंढ के बाउंड्रीज मार सकते हो. बट पावर प्ले के बाद अगर आपको एक अच्छी स्ट्राइक रेट मेंटेन करनी है विदाउट टेकिंग मेनी रिस्क, तो आपको स्ट्राइक रोटेट करनी आनी चाहिए, सिंगल डबल लेने आनी चाहिए. आई थिंक वो उसके गेम का एक वीक पॉइंट है जिसके चलते हमने देखा कि फिर से वो आउट हो जाता है. 39 रन बनाता है 57 बॉल्स पे, तो स्ट्राइक रेट फिर से कम हो गई. और वो चेन्नई का विकेट था कि पुणे का विकेट है, यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं है एक बॉलिंग फ्रेंडली विकेट होने का. तो आई थिंक इब्राहिम के लिए ये चीज़ सीखने वाली रहेगी. बट उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, वो वही फेमिलियर नेम्स जो कि पिछली बार भी इनके लिए परफॉर्म करके दिए थे, अपना अजमत, हशमत और रहमत. ये तीनों जो भाई तीनों ने 50 मारी, इतने कंफर्टेबल लग रहे थे. राइट. स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे अच्छा. ऐसा एक भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा ही नहीं कि अफगानिस्तान कहीं से चोक करने वाली है, विच वॉज देयर प्रॉब्लम इनिशियली माइंड यू, कि उनका टॉप ऑर्डर जो उस पर इतना ज़्यादा रिलाई करते थे लोग. हमने वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश जो धर्मशाला में हुआ था, एग्जैक्टली ये चीज़ देखी थी कैसे शाकिब अल हसन ने 1 विकेट लिया, उसके बाद पूरी टीम खुल गई. तो एक वर्ल्ड कप के अंदर ही उन्होंने इतना इंप्रूवमेंट कर दिया है. ऐसा भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम 2019 में थी, अब नया वर्ल्ड कप आया है 4 साल बाद तो अभी इंप्रूव कर लिया. ऑल दिस इंप्रूवमेंट इज विद इन 1 वर्ल्ड कप इटसेल्फ, विद इन अ स्पैन ऑफ 6 गेम्स. भाई मतलब बहुत बड़ा शॉट आउट जाता है पूरी मैनेजमेंट को, पूरी कोचिंग स्टाफ को एंड द प्लेयर्स जिन्होंने ये चीज़ एग्जीक्यूट करके दिखाई, ये इंप्रूवमेंट का स्कोप दिखाया अपना. तो मतलब ऑल इन ऑल दिस वाज अ वेरी गुड विन यार. मैं तो यहाँ पे कहूँगा कि श्रीलंका के लिए नो ऑफिशियली दे आर ऑल्सो आउट, पहली बात तो. ऑल दो मतलब वही मैथमेटिकली आप कह सकते हो, बट दे आर मोस्ट लाइकली एंड आई डोंट थिंक दे आर विनिंग अगेंस्ट इंडिया एनीवे. मतलब at this point of time, do you fancy Afghanistan finishing above Sri Lanka, Bangladesh, England and Netherlands, चारों से ऊपर? I think so इस टाइम पे तो, क्योंकि मैं ये तो मान के चल रहा हूँ कि अफगानिस्तान मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मैच जीत जाएगी अपना, विच इज अगेंस्ट नेदरलैंड्स. ऑल्दो वहाँ पे भी हमें सॉर्ट ऑफ एक छोटा टाइप का अपसेट दिख सकता है. बट श्रीलंका के लिए मैं ये कहूँगा कि व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि इनके जितने बैट्समैन थे, जितने भी लोगों ने बैटिंग करी, किसी की भी स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर नहीं थी, सबकी नीचे थी 100 से. तो व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट तो तुम आप इतना बड़ा ब्लंडर आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक बेसिक स्ट्राइक रेट 100 की मानी जाती है यहाँ पे. आप 95-90 के आसपास कर सकते हो, अगर उससे भी नीचे गिर रहे हो तो देन देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर दैट. और 100 के स्ट्राइक रेट का लॉजिक बेसिकली ये जो पूछेंगे कि यार इस विकेट पे जहाँ पे 350 रन बनते हैं, आप अगर 300 रन भी बना रहे हो, 300 रन मतलब कि 300 बॉल पे 300 रन, तो 100 के स्ट्राइक रेट. राइट. तो एटलीस्ट एक बंदे को तो होना ही पड़ेगा, चाहे वो मिडिल ऑर्डर में हो कोई पावर हिटर, चाहे टॉप ऑर्डर में हो कुशल मेंडिस जैसा बंदा. एग्जैक्टली. तो वो तो हाँ बिल्कुल सही पॉइंट है. एंड अफगानिस्तान के लिए मैं ये कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी सबकी स्ट्राइक रेट जो है वो 100 की नहीं थी, एज यू सेड कि अभी जो अपना इब्राहिम ज़दरान था उसकी 100 से कम की स्ट्राइक रेट थी. आई थिंक वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं अल्टीमेटली अफगानिस्तान के लिए. मतलब इफ़ दे आर बैटिंग फर्स्ट या फिर कोई बड़ा टोटल होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है,
बट स्पेसिफिकली इन दिस मैच अगेंस्ट श्रीलंका इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये फेस नहीं करी इन लोगों ने, क्योंकि टारगेट इतना बड़ा नहीं था, 5 से कम का रन रेट चाहिए था पूरे मैच में। तो आई थिंक थोड़ा चेजेबल चीज थी, एंड ऑब्वियसली देयर वाज नॉट दैट मच प्रेशर ऑन दीज गाइज। तो आई थिंक इट इज अ वेरी ग्रेट विन फॉर अफगानिस्तान। एंड फॉर श्रीलंका प्रॉब्लम ये कि अब अगले 2 मैचेस हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ, एंड आई डोंट थिंक देयर इज अ वेरी गुड चांस ऑफ देम विनिंग दोस 2 गेम्स। एक मैच है बांग्लादेश से, वो जीत सकते हैं, बट ऑलरेडी 4 मैच हार चुके हैं। अगर इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों से हारते हैं तो 6 हार जाएंगे हाँ। और सिर्फ 3 मैचेस जीतेंगे, जो कि अफगानिस्तान ऑलरेडी जीत चुकी है। तो आई थिंक इट लाइक जेन्युइनली बहुत अच्छा चांस है कि अफगानिस्तान श्रीलंका से ऊपर फिनिश करेगी। आई थिंक फॉर श्योर नंबर 6 से नीचे शायद ना जाए अफगानिस्तान, लाइक जेन्युइनली चांस है। क्योंकि देखो बांग्लादेश और इंग्लैंड ऑलरेडी 5-5 मैच हार चुके हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के अब जो 3 मैचेस हैं उसमें से एक नीदरलैंड से है और एक ऑस्ट्रेलिया से है और फिर एक साउथ अफ्रीका से है। वो दोनों मैं कह रहा हूँ चलो फिर भी हार जाएंगे, बट अगर नीदरलैंड से जीत भी जाते हैं तो भी एट मैक्स दे कैन लूज 5 गेम्स, एंड उनकी रन रेट अभी बहुत बेटर है इन टीम से। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक ये लोग जेन्युइनली 6th पोजीशन पे तो फिनिश कर ही सकते हैं। मे बी पाकिस्तान विल फिनिश अबव देम, बट उसके नीचे की जो 4 टीम्स हैं, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, भाई अपार्ट फ्रॉम नीदरलैंड्स ऑल 3 टीम्स शुड बी डाइंग इन शेम राइट नाउ। ये तो डू यू थिंक कि हमें कुछ हद तक वी काइंड ऑफ सॉ दिस कमिंग, क्योंकि एशिया कप की बात करें अगर हम लोग, वहाँ पर श्रीलंका फाइनल में पहुंची थी, बट इफ़ यू रिमेंबर जो श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच हुआ था जो कि एकदम क्लोज तक गया था, एंड काइंड ऑफ अफगानिस्तान ने सॉर्ट ऑफ बॉटल कर दी थी वो चीज़, क्योंकि मार देने चाहिए थे उन्हें रन्स। अगर वो चीज़ में वो लोग आगे पहुंच जाते तो पॉसिबली वी कुड हैव सीन देम इन द फाइनल। क्या मतलब आई थिंक इट विल बी हिपोक्रिटिकल ऑन आवर पार्ट कि हम कहें कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज इवन इन आवर प्रेडिक्शंस हमने कहा था कि अफगानिस्तान शुड बी इन द बॉटम। नहीं आई एम सेइंग कि वी शुड हैव सीन दिस कमिंग। वी शुड हैव सीन दिस कमिंग, मे बी ऑल्दो इन ऑल ऑनेस्टी, क्योंकि ओडीआई एक फॉर्मेट ही ऐसा है जितना लंबा, अगर ये T20 में हो रहा था तो मैं सरप्राइज नहीं होता, बट ओडीआई में हो रहा है इसलिए मैं तो सरप्राइज्ड हूँ। ओके, सो आई डोंट रियली ब्लेम एनीबडी फॉर नॉट सीइंग दिस कमिंग, बट अगर हो भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में। एंड अफगानिस्तान के लिए भाई अ मेजर सक्सेस स्टोरी दिस वर्ल्ड कप। लेट्स सी हाउ फार दे कैन फिनिश। They are still very much in line for the top 4 spot, and I would go on to say Netherlands को तो चलो I hope हराते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया को बाय चांस हरा दिया तो दे आर इन डायरेक्ट कंटेंशन फॉर द नंबर 4 स्पॉट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी वहां के लिए लड़ रही है 3rd और 4th स्पॉट के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत बड़ा डेंट होगा अगर अफगानिस्तान से बाय चांस हार गए तो मजा आएगा देखने में। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम वेरी क्विकली, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। ये मैच के बारे में तुम क्या कहोगे? बिकॉज पाकिस्तान को बहुत क्रिटिसिज्म मिला है, हमने बहुत क्रिटिसाइज करा है, बहुत रैंट करा है, बट इस मैच में काफी सारे पॉजिटिव्स थे लेने के लिए पाकिस्तान के लिए। तो व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक पाकिस्तान को हमने करा है क्रिटिसाइज, बट उतना ही क्रिटिसिज्म बांग्लादेश के लिए भी बनता है, क्योंकि बांग्लादेश ने जिस तरीके से यहाँ पे अंडर परफॉर्म करा है इन दिस वर्ल्ड कप, प्लस टीम का माहौल भी इस टाइम पे काफ़ी ख़राब लग रहा है। लाइक वर्ल्ड कप के अंदर आते आते भी ख़राब था क्योंकि नौटंकी हो गई थी पहले से, उसके बाद अभी बीच में ढाका चले गए भाई साहब, कप्तान साहब भी ढाका चले गए, उसमें भी थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई, प्लस वैसी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म तो करा तो है ही, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा क्रेडिट मैं बांग्लादेश को भी दूंगा, क्योंकि वी काइंड ऑफ सॉ दिस कमिंग कि ये लोग ऑलरेडी गंदा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी गंदी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी। एंड ये मैच बाय द वे ईडन गार्डन्स में था, जहाँ पे हमारा मैच साउथ अफ्रीका से होने वाला है। एंड कई लोगों के ना दिमाग में डाउट था कि जब अभी नेदरलैंड्स और बांग्लादेश का मैच हुआ था कि क्या ये विकेट टर्निंग विकेट हो रही है जैसे कि पहले ईडन गार्डन्स की पिच हुआ करती थी। मैंने तब भी यही कहा था कि जो 2 टीम्स की जो क्वालिटी थी ऑन डिस्प्ले उसके बेसिस पे जज मत करो पिच को, 1-2 मैचेस होने दो, समझ में आ जाएगा। एंड अब समझ में आ गया है, इट इज़ एन एब्सोल्यूट बेल्टर फॉर बैटिंग, ओके, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वेरी गुड फॉर पेस ऑल्सो। तो वो जो एक डबल फेस नेचर हमें लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, वो कुछ नहीं था एसेंशियली। होता क्या यहाँ पे, पहले बांग्लादेश बैटिंग करती है, एक तो जो बहुत बड़ा चेंज था वो था फ़खर ज़मान आ गया था वापस इमामुल हक की जगह पे। एंड आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग चेंज था, बिकॉज शफीक ने पोटेंशियल दिखाया है पावर हिटिंग का। हमारा जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था पाकिस्तान की बैटिंग को लेके वो क्या था कि इनमें इंटेंट ही नहीं है कि लोग छक्के मार पाए भाई। इनके 100 सुपर स्ट्राइक रेट जाती नहीं, सब मरियल बैट्समैन है। शफीक ने वो प्रॉमिस दिखाया था जब उसने वो 2 छक्के मारे थे फाइनली आफ्टर 1000 डिलीवरीज इन द पावर प्ले। बट इमामुल हक कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ओडिया का बैट्समैन है, राइट। एंड ये गट्सी मूव था कि इमामुल हक को हटा के फ़खर ज़मान को वापस लेके आए, बिकॉज ओरिजिनली फ़खर ज़मान की जगह पे शफीक आया था। तो वो एक नया कॉम्बिनेशन लेके आना थोड़ा गट्सी लगा मुझे बाबर आजम के जगह पे, एंड आई विल क्रेडिट हिम फॉर श्योर।
और ये डिविडेंड पे ऑफ करता भी है सेकंड इनिंग्स में. बट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इनिंग्स जब बांग्लादेश बैटिंग कर रही थी, शाहीन शाह अफरीदी फाइनली पावर प्ले में 2 विकेट लेता है. राइट. एंड आई थिंक दिस इज की फॉर पाकिस्तान. अगर शाहीन शाह अफरीदी पावर प्ले में 2-3 विकेट निकाल सकता है, पाकिस्तान की पूरी टीम चढ़ के खेल सकती है. उसके बाद हम देखते हैं कि लिटन दास और महमूदुल्लाह से थोड़ा हमें एक अच्छा एप्लीकेशन देखने को मिलता है. आई थिंक बहुत सुंदर बैटिंग कर रहे थे वो लोग. जिस तरीके से उन्होंने ड्राइव्स मारी हैं, डाउन द ग्राउंड हिट करा है, बहुत एग्जेम्पलरी बैटिंग थी टेक्स्ट बुक स्टाइल में. बट वो पिच का भी बहुत बड़ा हाथ था उसमें. पिच बहुत अच्छी थी. एंड ऑफ कोर्स कितनी भी तारीफ कर लो पाकिस्तान की, लेकिन फील्डिंग नहीं सुधर सकती. फील्डिंग बहुत खराब थी. वंस अगेन आई थिंक फील्डिंग ने काफ़ी मदद करी बांग्लादेश की इस टारगेट तक पहुंचने में, जो 204 रन बनाए इन लोगों ने. कितना भी कुछ इंप्रूव कर लो, बट ये दिस इज दैट वन डिपार्टमेंट दैट आई डोंट थिंक विल इंप्रूव इन दिस वर्ल्ड कप. बिकॉज फील्डिंग ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सिर्फ लक के ऊपर बेस्ड हो. राइट. उसमें स्किल भी चाहिए होता है, और स्किल एकदम से एक वर्ल्ड कप के अंदर ही इंप्रूव नहीं हो सकती. एंड ये ना एक ट्रैजेक्टरी रही है. बिकॉज मैं बांग्लादेश के लिए भी कहूँगा, श्रीलंका के लिए भी कहूँगा, सब कॉन्टिनेंट टीम्स की जो फील्डिंग रही ना बहुत गंदी रही है, एक्सेप्ट इंडिया. अफगानिस्तान की भी आई वुड आर्ग्यू कि इन तीनों टीम से बेटर रही है फील्डिंग. व्हाट डू थिंक इज द रीजन? बिकॉज इंडिया तो एक अलग ही, क्वाइट फ्रैंकली द बेस्ट फील्डिंग टीम राइट नाउ. बट बाकी सारी सब कॉन्टिनेंट टीम्स का स्पेसिफिकली इतना गंदा परफॉर्मेंस क्यों रहा है? मैं यही कहूँगा पाकिस्तान को तो एक्सपेक्टेड है. श्रीलंका एंड अफगानिस्तान ने ठीक करा है. श्रीलंका बांग्लादेश का भी अगर हम लोग ले लें, आई थिंक श्रीलंका के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉब्ली थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी है. प्लस एशिया कप में जितना अच्छा खेल रहे थे उतना ही गंदा इस टाइम पे वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं. तो आई थिंक एकदम से अगर वो चीज़ थोड़ी प्रेशर पे आ जाते दिमाग में, थोड़े यंगस्टर्स ऑलरेडी प्लस प्रेशर आ जाएगा दिमाग पे, तो हो सकता है कि वो गिव इन कर दें उस प्रेशर के अंडर. अफगानिस्तान का आई थिंक कि एज यू राइटली सेड कि इन तीनों से बेटर रहा है. वो इसलिए हो सकता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली उन्हें प्रैक्टिस भी करी होगी. सेकेंडली आई थिंक कि इस टाइम में टीम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होगी. मेन बात वही है, माहौल इतना अच्छा चल रहा है कि हर कोई चीज अच्छी हो रही है, मतलब एक्स्ट्रा जान ला के खेल रहा होगा हर कोई. तो आई थिंक उस चक्कर में थोड़े फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा फॉर श्योर. और पता है इसी के चलते हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश के एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 185 रन कुछ थे और इनके 6 विकेट गिर चुके थे. बट इसके बाद जिस तरीके से इन लोगों ने रैप अप करी इनिंग्स, पाकिस्तान ने, फुल क्रेडिट टू देम भाई. अगले 20-25 रन में 4 विकेट और गिरा दिए. और वसीम जो कि इनका थर्ड पेसर था इस बार, वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा. बिकॉज उसने काइंड ऑफ रिवर्स स्विंग दिखाई मुझे आखिरी कुछ ओवर्स में. रिवर्स स्विंग एक ऐसी आर्ट है जो कि आजकल के टाइम में ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है. हाँ. इन वाइट बॉल क्रिकेट. बिकॉज दोनों एंड से 2 नई बॉल आती है, तो एक बॉल सिर्फ 25 ओवर ही पुरानी होती है. राइट. तो उसमें से रिवर्स स्विंग कराने के लिए, जिनको नहीं पता है, बॉल को पुराना होना जरूरी है ताकि एक साइड से एकदम रफ हो जाए और एक साइड से एकदम शाइन हो जाए. तो आजकल के टाइम पे ओडीआई से बहुत मुश्किल है एग्जीक्यूट करना. उसके बावजूद वसीम ने वो चीज़ करके दिखाई एट गुड पेस, 140 प्लस, और डंडे मारे हैं सारे. तो वो बहुत मुझे इंप्रेसिव लगा. एक वन पॉजिटिव पॉइंट टू टेक अवे फ्रॉम पाकिस्तान बॉलिंग. एक जो मुझे चीज़ लगी, उसामा मीर जो इनका लेग स्पिनर है भाई, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा. ओके. पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका ना स्पिन डिपार्टमेंट लगता है मुझे. शादाब खान एब्सोल्यूट डिजास्ट्रस इन द पास्ट 1.5 years विद द बॉल. उसामा मीर जो कि एक और लेग स्पिनर है, उनसे उम्मीदें थी. इट सीम्स लाइक ही डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन द बॉल. कभी फुल टॉस, कभी छोटी पटक रहा है. एंड ये जो प्रॉब्लम है ना फुल टॉस और एकदम शॉर्ट पिच फेंकने का, ये बहुत ही टिपिकल एक ट्रेट होता है एक लेग स्पिनर में जो कि स्कूल में खेल रहा होता है. ओके. क्योंकि आई टेल यू व्हाई. जब कोचिंग बच्चा नया नया ज्वाइन करता है ना, ऑफ स्पिन फेंकना, जो तुम नोटिस करना, जितने भी पार्ट टाइमर्स होते हैं सब ऑफ स्पिनर क्यों होते हैं. रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, अपना इंडिया में तो चलते सारे हैं. सचिन वॉज एन एक्सेप्शन, आई वुड से. सहवाग को ले लो तुम, ठीक है. ये सारे ऑफ स्पिनर क्यों हैं? व्हाट डू यू थिंक? क्या अब ईजी है थोड़ा मास्टर करना? ओके. बेसिकली क्या है, बॉल आपके फिंगर्स के बीच में है और आप रिलीज करते वक्त आपका पाम सामने फेस कर रहा है, तो आपको दिख रहा है बॉल कैसे रिलीज करनी है. और किसी भी चीज़ को फिंगर से कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी है. लेग स्पिन में रिस्ट मूव होती है. हाँ. तो पूरी रिस्ट से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. अच्छा, दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मैंने जितना भी क्रिकेट खेला है, जितनी बार मैं अकेडमी में गया हूँ, क्योंकि बीच में पेस डाल रहा था और फिर मेरे से पेस में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने सोचा भाई मैं भी स्पिन डालने का ट्राई करता हूँ कुछ. तो मुझे सरप्राइजिंगली लेग स्पिन ज़्यादा ईजी लगी. वो तुम्हें ईजी लग रही थी, लेकिन तुम पिट तो फिर भी रहे थे ना. हाँ, बट मतलब अच्छा थोड़ी है. वो करने में ज़्यादा ईजी मेरे को लेग स्पिन लग रही थी. अब वो मुझे नहीं पता भाई. द पॉइंट इज कि जब आपकी रिस्ट सारी होती है और आपका बैक ऑफ द हैंड से आप रिलीज कर रहे होते हैं बॉल, तो आपको दिख नहीं रहा कि सामने क्या जाने वाला है. ओके.
तो रिस्ट से बॉल कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जिसके चलते आप कई बार देखते हो जब एक बच्चा पहली बार एक्सपिन डाल रहा होता है कि वो फुल टॉस बहुत फेंकता है या फिर शॉर्ट पिच बहुत फेंकता है। बेसिकली जब वो फ्लाइट करने जा रहा होता है बॉल को तो वो ज़्यादा ही उड़ा देता है बॉल को हवा में, और जब वो तेज फेंकने जा रहा होता है तो वो ज़्यादा जल्दी पटक नीचे देता है पटकता है। ओके, तो कंट्रोल गेन करना एज एन एक्सपिनर बहुत मुश्किल होता है। तो वो ऐसा लगता है कि उसामा मेरे स्कूल से निकला ही नहीं है। अच्छा, ओके। तो आई होप कि उस चीज़ में इंप्रूव करे। बट नाउ कमिंग टू द बैटिंग परफॉर्मेंस, दिस वाज द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर मी इन दिस वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान राइट नाउ, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इस मैच में एक बहुत अच्छा चांस मिल गया था पाकिस्तान को कि हम अपनी नेट रन रेट इंप्रूव कर पाए। कुछ ऐसा था कि अगर 30 ओवर में चेस कर लेते वो लोग ये टारगेट तो प्लस में चली जाती नेट रन रेट, जो कि बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, राइट। गिवन कि ऑलरेडी 4 मैच हार चुके, तो वैसे भी वो नेट रन रेट के बेसिस पे ही क्वालिफाई करेंगे अगर करेंगे तो। 33 ओवर्स में जीतते हैं, वो -0.02 पे आ गई है, बट स्टिल अ बिग इंप्रूवमेंट। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? शफीक और फ़खर जमान ने जिस तरीके की बैटिंग करी है, स्पेशली फ़खर जमान ने पावर प्ले में तोड़ाई करी है भाई, 2-3 छक्के मारे तगड़े तगड़े, 7-8 छक्के पूरी इनिंग्स में मारे हैं। और पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है इट काइंड ऑफ सीम टू मी लाइक फ़खर जमान क्योंकि इतना अग्रेसिवली खेल रहा था, इतनी क्लीन हिटिंग कर रहा था, शफीक को ना कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपना टाइम ले सकता हूँ, लंबा खेलता हूँ। हाँ। जब इमाम हक होता है ना दूसरे एंड पे, तो वो भी 2-2 करके खेल रहा है, तो शफीक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अग्रेसिव खेलने की। और वो एग्जैक्टली मुझे लगता नहीं कि अभी उस लेवल पे पहुंचा है कॉन्फिडेंस के मामले में या फिर स्किल के मामले में कि वो विल पे इतना मार पाए। तो जब फ़खर जमान ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों से हटा दी ना, तो मुझे लगा उसका अच्छा गेम उभर के आया, बिकॉज 10-15 ओवर के बाद वो भी बहुत अच्छे हिट्स मार रहा था भाई। पाकिस्तान ने बहुत प्यारे छक्के मारे इस मैच में, बहुत मजा आया देख के। जो क्लीन स्ट्राइक लगी है ना, जो बैट से आवाज आती है, बहुत मजा आया भाई, मतलब बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। एंड सब पे क्रेडिट जाता है, फ़खर जमान अपना शफीक दोनों ने 50 मारी, उसने तो 80 रन मार दिए थे, आउट हो जाते हैं अल्टीमेटली बिकॉज रन रेट बढ़ानी थी। बट एक जो ब्लिप रहेगा वो रहेंगे कप्तान साहब बाबर आजम। और जिस तरीके से वो आउट हुआ है ना, इट फर्दर रिआइट्रेट्स जो मैंने रैंट किया था कुछ पॉडकास्ट पहले, उसको मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन कार्ड से अगर आपको देखना हो तो। इट सीम्स टू मी लाइक ही कैन नॉट डू पावर हिटिंग। अच्छा, एक तो मेरे को बाबर आजम का देख के ये लगता है कि क्या हम लोग जैसे 2 चीज़ों में हम ये चीज़ एट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइदर वी कैन से कि दिस इज जस्ट अ बैड रन ऑफ फॉर्म, कि वर्ल्ड कप में आया और थोड़ा बैड रन ऑफ फॉर्म चल रहा है इसलिए इज नॉट एबल टू परफॉर्म। और कुछ लोग जो इसके जो काउंटर पॉइंट देंगे वो ये है कि भाई पाकिस्तान ऐसी ऑपोजिशन फेस करती नहीं है। वैसे तो ये बांग्लादेश को करा इस बार इनने, बट मैं इन जनरल कह रहा हूँ थ्रू आउट टूर्नामेंट कि इस लेवल पे इतनी स्ट्रॉन्ग टीम से लोग के अगेंस्ट खेलते नहीं है कि वो इतने रेगुलरली परफॉर्म कर सके उनके अगेंस्ट। तो व्हाट डू यू थिंक इन दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा मेजर रहेगा पाकिस्तान के लिए? नहीं, बाबर आजम के लिए, कि क्या है ये? आई थिंक जो तुम कह रहे हो ये चीज़ पाकिस्तान के लिए भी एप्लीकेबल है, नॉट जस्ट बाबर आजम। नहीं मतलब वो तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं करेगी तो बाबर आजम पे भी एप्लीकेबल होगा एंड वाइस वर्सा। तो लाइक स्पेसिफिकली बाबर आजम के लिए हमें इन दोनों में से किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देना चाहिए? आई थिंक वही कि बड़ी टीम से अगेंस्ट नहीं खेल पा रहा है वो। ओके, क्योंकि ये पावर हिटिंग की प्रॉब्लम तुम्हें इतनी नहीं दिखेगी जब वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहा है। हाँ, राइट। वाई इज इट सो कि वो वर्ल्ड कप में आकर ही इतना नहीं परफॉर्म कर पा रहा? बिकॉज वर्ल्ड कप में अगर कोई इजी टीम भी है ना, तो वो स्टैचर ही इतना बड़ा है, स्टेज ही इतना बड़ा है वर्ल्ड कप का, प्रेशर तो है ही। तो बेसिकली क्या है, अगर किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हो तो चेंज क्या है, क्वालिटी में चेंज है ऑफ कोर्स, लेकिन प्रेशर भी तो ज्यादा है ना। तो वो प्रेशर अगर आपका वर्ल्ड कप के टैग से भी बन जा रहा है अगेंस्ट अ वीक टीम, तब भी आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो खेल पूरा वही है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ही इज नॉट एबल टू स्ट्राइक द बॉल दैट वेल कि वो विल पे स्टेप आउट करके छक्का मार दे। और इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग बिकॉज फ़खर जमान जैसा बंदा जो कि अभी टीम से बाहर था, वो आके अगर इतना क्लीन हिटिंग कर पा रहा है, तो इट मेक्स यू वंडर कि क्या इसके पास वो स्किल सेट ही नहीं है क्या कि पावर हिटिंग कर पाए वो। बिकॉज विराट कोहली भी बहुत बड़ा पावर हिटर है नहीं, बट वो भाई जब बॉल तो सेट हो जाए एक बार बॉल तो मार ही देगा, कूद के मारेगा छक्के भाई, राइट। चाहे पेसर हो चाहे वो स्पिनर हो, ऐसा भी नहीं कि स्पिनर कोई कूद के मार रहा है। तो इट इज नॉट एन एक्सक्यूज भाई, मतलब यू आर नॉट फिट इनफ। फिट इनफ से मेरा मतलब फिजिकल बॉडी का नहीं है, स्किल सेट वाइज यू आर नॉट फिट इनफ टू परफॉर्म एट द बिगेस्ट स्टेज एट द स्ट्राइक रेट विच इज नीडेड। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ये देखना पड़ेगा उसको अगर अपना करियर इंप्रूव करना है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इस ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत रैंट कर चुका हूँ पहले, बट इसके बाद अल्टीमेटली पाकिस्तान एक अच्छे फैशन में जीत जाती है एंड कुछ ऐसी होप्स रिवाइव हुई होंगी कि क्या वो क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डू यू थिंक दे कैन क्वालिफाई फॉर द सेमीज नाउ? मुझे अभी भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि इट्स जस्ट दैट कि जो बाकी टीम्स हैं वो बहुत अच्छा खेल रही है इस टाइम पे, एंड अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया भी आई थिंक
पाकिस्तान से ज़्यादा विंस के साथ फिनिश करेगी, तो वो जो रन रेट वाला पॉइंट आ रहा है वो भी शायद आ ही ना पाए प्ले में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा विंस कर चुकी होगी। एंड श्रीलंका, न्यूजीलैंड एंड इंडिया वो तो है ही इस टाइम पे आगे। पॉइंट पता है क्या है, अगले 2 मैचेस जो पाकिस्तान के वो है एक न्यूजीलैंड से और एक इंग्लैंड से। हाँ राइट। तो मैं एक बार को मान भी लूंगा कि चलो इंग्लैंड को हरा से, देंगे, हाँ। बट न्यूजीलैंड वाला मैच मुश्किल होने वाला है और सबसे क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अगर इनको क्वालिफाई करना है तो न्यूजीलैंड भी डायरेक्टली कंटेंशन में है 3rd और 4th स्पॉट के लिए। राइट। तो उनको हराएंगे हेड टू हेड, तो न्यूजीलैंड का एक मैच कम भी हो जाएगा और इनके एक 4 पॉइंटर मैच है। 4 पॉइंटर मैच है बेसिकली, 2 पॉइंट की जगह। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, मान न्यूजीलैंड हार भी जाती है और एट द एंड ऑफ द डे इन सबकी सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स है, सब लोग 4-4 मैच हारे, 5 जीते हैं, सबके 10 पॉइंट पर टाइड है। बट क्योंकि ये 2 मैचेस ऐसी बड़ी टीमों के अगेंस्ट है कि आप एकदम लाइटली नहीं ले सकते, तो जो नेट रन रेट वाला पॉइंट है ना, मान लो ये दोनों मैच पाकिस्तान जीत भी जाए, बट क्या नेट रन रेट पे तो इंप्रूवमेंट ला पाएंगे कि फिर उनको ओवरकम कर लें उन टीम्स को? वो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, व्हिच इज व्हाई आई वुड स्टिल से कि दे विल प्रॉब्ली नॉट क्वालिफाई। बट हाँ, चीज़ें इंटरेस्टिंग तो होने वाली है फॉर श्योर। एंड अगर अभी जो हमारा इनका मैच चल रहा होगा साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का, अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो न्यूजीलैंड सही में ट्रबल में है। देन द टूर्नामेंट इज वाइड ओपन फॉर द 3rd एंड द 4th स्पॉट फॉर श्योर। As far as Bangladesh is concerned, I think shambles भाई, वो तो हाँ। I think वही arrogance जो है ना इनमें थोड़ी सी, वो मुझे समझ में नहीं आती क्यों है, with all due respect, because अफगानिस्तान को देखो जो ट्रैजेक्टरी उनकी चल रही थी और जैसा अपवर्ड ट्रेंड दिखाया है, this was expected from Bangladesh. We have been expecting this from them for the past 10 years कि they are the next big thing आने वाले एशिया में अभी, but somehow on the biggest stage they always fail भाई, and it is high time to look within themselves एंड रियलाइज कि हम लोग जितना बोलते हैं हम उतना शायद रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे पिच पे। सो इट इज़ बेस्ट कि वी फर्स्ट लेट आवर परफॉर्मेंसेस स्पीक, उसके बाद हमें जो करना हम करेंगे। तो वो राइवलरी फालतू की बनाना इंडिया के साथ या किसी और बड़ी टीम के साथ भी, आई थिंक पहले उस स्टेचर पे पहुंचना ज़रूरी है, उसके बाद आपको जो करना है वो करें। अभी थोड़ी सी मुझे ना वो बॉर्डर लाइन एरोगेंस लगती है कि यू आर नॉट देयर येट एंड यू स्टिल थिंक दैट यू आर। घुसने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती में, एंड घुसने की कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल, बट विद ह्यूमिलिटी। सो आई थिंक इट इज अ लर्निंग कर्व फॉर देम। एंड अब तो मेजर चेंजेस आएंगे बिकॉज शाकिब अल हसन जैसे लोग, मुशफिकुर रहीम जैसे लोग अगले वर्ल्ड कप में नहीं रिटायर कर देंगे। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कहाँ जाता है बांग्लादेश का क्रिकेट अभी। एंड हु नोज, मे बी बाय द नेक्स्ट वर्ल्ड कप हम देख सकते हैं कि शायद अफगानिस्तान एक अलग लेवल पे हो और बांग्लादेश नीचे आ गई हो। राइट, हु नोज। सो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं दोनों टीम्स के लिए। Once again, very poor display by Bangladesh also on the field. As I said, कि सारी टीम्स बहुत सबकॉन्टिनेंट की टीम्स गंदा परफॉर्म कर रही हैं फील्ड के ऊपर, तो नॉट मच टू से देयर, दे आर ऑफिशियली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बिग गेम फॉर अस, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। राइट, वानखेड़े में होने वाला है मैच। टॉस और कंडीशंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्लेइंग 11 प्रेडिक्शन सब करेंगे, पिच रिपोर्ट की बात करते हैं पहले। भाई ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे बोलने के लिए, सबने मैचेस देखे हैं, साउथ अफ्रीका के 2 मैचेस देखे थे यहाँ पे, 400 रन बन रहे हैं यहाँ पे, 350 रन बन रहे हैं, तो सबको पता ही होगा कि बैटिंग पैराडाइज होने वाला है। राइट, टॉस जीतेंगे, आई थिंक बैटिंग करनी चाहिए पहले, क्योंकि हमने अभी पिछले मैचेस में देखा भी है कि बैटिंग पहले करके आप बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हो काफ़ी। एंड ओडीआईज में अगर बैटिंग विकेट बैटिंग पैराडाइज है, हमेशा पहले बैटिंग करो, क्योंकि अगर ये बहुत ही सुपर बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो भी ना, कि अगर ये चेस के टाइम पे अंडर द लाइट्स और बेटर हो जाए, लेकिन अगर ऑलरेडी टारगेट 400 का है ना, तो आप साइकोलॉजिकली पहले हार जाते हो, जो कि हमने इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वाले मैच में देखा था। ऐसा नहीं था कि जब इंग्लैंड चेस करना शुरू करी थी तब विकेट खराब हो गया था, इनफैक्ट ड्यू आ गया था, और वानखेड़े में काफ़ी ड्यू पड़ता है। तो इन रियलिटी आपको खेलना आइडली शायद और आसान होना चाहिए था, बट वो 400 रन चेस करने का प्रेशर इतना ज़्यादा था दिमाग पे कि आप सकम करके उस चीज़ को लेके। तो जब भी बैटिंग विकेट हो, इतनी सुंदर बैटिंग विकेट हो, हमेशा पहले बैटिंग करके एक बहुत बड़ा टारगेट जो है खड़ा कर दो, ताकि ऑपोजिशन को आप पहले मेंटली चोक कर दो। राइट। सेकंड रीजन फॉर बैटिंग फर्स्ट विल बी कि इंडिया को अपनी वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है कि हमने चेस करते वक्त सब कुछ करा है, अब हमें पहले बैटिंग करते वक्त भी टेस्ट करना है। इंग्लैंड वाला मैच इस चीज़ का एग्जाम्पल था कि हम पहले बैटिंग करके भी जीत सकते हैं। दिस कुड बी अनदर गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू प्रूव दैट। व्हाट डू यू थिंक? मतलब मेरे हिसाब से भी आई थिंक बैटिंग पहले ही करनी चाहिए, एज यू राइटली मेंशन कि बैटिंग पैराडाइज है, इसलिए पहले बैटिंग करो और इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दो कि पहले ही हार जाओ पोजीशन। एंड सेकेंडली मुझे भी ये लगता है कि चेज हमने काफ़ी कर चुके हैं, अब हमें ट्राई करना चाहिए हम लोग पहले बड़ा स्कोर खड़ा करें, जो कि हमने लास्ट मैच में नहीं करा था। बाय द वे बड़ा स्कोर हम लोग खड़ा नहीं कर पाए थे, तो लेट्स सी कि हम लोग इस बार पहले बैटिंग करके वो 400 वाला मार्क चेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बट वही बात है कि इस टाइम पे भी लाइक शुड वी कम टू द प्लेइंग 11 नाउ और इज देयर समथिंग एल्स लेफ्ट? तो अगर प्लेइंग 11 पे आते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या इज नॉट अवेलेबल अभी भी, एंड देयर आर रूमर्स कि वो शायद इस पूरे थ्रू आउट द सी द सेमीज में आएगा
और कोई भी मैच नहीं खेलने वाला बीच में, ओके विच मीन्स कि हमें इट इज़ वेरी पॉसिबल कि जो पहले लाइनअप खेला था हमें वही खिलाना पड़ेगा अल्टीमेटली फिर से यहाँ पे, एंड मेरे ओपिनियन में भी वही रहेगा मेरे हिसाब से कि नो चेंजेस अपार्ट फ्रॉम श्रेयस अय्यर, तो जो कि मुझे लगता नहीं होगा अल्टीमेटली। सो मैंने ना ये जब मैं इसके नोट्स बना रहा था मैंने काफ़ी सारे एंगल से ब्रेक डाउन करना शुरू करा इस प्लेइंग 11 वाले क्वेश्चन को। मैंने खुद एक प्लेइंग 11 बनाई, फिर मैंने खुद को ही क्वेश्चन करा, अच्छा ऐसा क्यों हो सकता है रोहित शर्मा कुछ और तरीके से सोच रहा हूँ, फिर उसको बनाया, फिर उसको भी क्वेश्चन करा, तो मैंने 2-3 एंगल से ब्रेक डाउन करा है। तो मैं उसको बता दूँ कि मैंने मतलब क्या सोच के जो मैं एनालिसिस पे हूँ वो क्या है, ठीक है। पहली बात तो जैसे कि तुमने कहा पांड्या नहीं खेलने वाला है, तो वो उसके चलते हुए एक तो मेजर शिफ्ट आता ही है टीम के बैलेंस में। आई थिंक टीम सेम रहेगी, ठीक है। क्यों रहेगी मैं बताता हूँ। पहले मैंने सोचा कि यार आइडियली टीम में चेंजेस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। हाँ होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, बिकॉज यही एक मौका है रेस्ट करने का। इसके बाद साउथ अफ्रीका आने वाली है जो कि सिर्फ 2 दिन बाद है उसका मैच, तो मे बी यू वांट सम रेस्ट। तो उसके चलते हुए क्या चेंजेस हो सकते हैं एग्जैक्टली, वाई नॉट इंक्लूड एवरीबडी जो कि बेंच पे है, क्योंकि श्रीलंका जैसी टीम है। ऑनेस्टली वानखेड़े जैसे पिच पे आई डोंट थिंक दे रियली हैव अ चांस अगेंस्ट इंडिया। हाँ राइट। तो मे बी यू कैन एक्सपेरिमेंट विद अ लॉट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। अश्विन को भी ले आओ, अपना ईशान किशन को भी ले आओ, शार्दुल ठाकुर को भी ले आओ, तीनों को ले आओ वापस। हार्दिक पांड्या तो चलो इंजर्ड ही है, तो अगर ये तीनों आएंगे तो किसी जगह पे आएंगे, ठीक है। इन माई ओपिनियन यहाँ पे जो डाउट बन रहा था वो ये था, पहली बात तो ईशान किशन को अगर मैं लाऊंगा तो मैं श्रेयस अय्यर की जगह पे नहीं लाऊंगा, ओके, केएल राहुल की जगह पे लाऊंगा। आई थिंक ही कैन बी रेस्टेड, क्योंकि वो विकेट कीपिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, तो उसको रेस्ट मिल सकता है थोड़ा सा। श्रेयस अय्यर को मैं क्यों नहीं हटाऊंगा, बिकॉज भाई मुंबई का लड़का है, बचपन से खेलता आ रहा है, अच्छी विकेट है यहाँ पे, बैटिंग में कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो इससे बेटर कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप ओरिजिनली ए प्लान में हो टीम के, तो फिर आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि आप उस चीज़ को प्रूव कर दो और अपने लिए कॉन्फिडेंस भी गेन कर लो। तो आई थिंक जिनका रिदम खराब है, जैसे कि सिराज, उस पर भी मैं आऊँगा, उनको सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए इस मैच के लिए। ओके। एंड अय्यर ने इतनी लंबी बैटिंग करी भी नहीं कि उसको रेस्ट की ज़रूरत हो। तो आई थिंक ईशान किशन अगर आएगा तो इट शुड बी इन प्लेस ऑफ केएल राहुल, बिकॉज विकेट कीपिंग का सोल्यूशन मिल जाएगा हम लोगों को। अश्विन अगर आएगा, आई थिंक वो कुलदीप यादव की जगह पे आ सकता है। ऑल्दो रेस्ट की जरूरत है नहीं, बट देना है तो दे लो, बिकॉज जडेजा विद द बैट ही नीड्स मोर गेम टाइम, दैट इज व्हाई आई विल नॉट सब्स्टिट्यूट अश्विन फॉर जडेजा। शार्दुल अगर आएगा तो वो बुमराह की जगह पे आए, क्योंकि शमी तो ऑलरेडी 2 ही मैच खेला है सिर्फ, एंड सिराज अगेंस्ट अभी श्रीलंका इन द एशिया का फाइनल बहुत अच्छा खेला था, 5 विकेट लिए थे। मे बी दिस वुड बी दैट गेम जहाँ पे वो अपना रिदम दोबारा गेन करे अगेंस्ट एन ऑपोजिशन जिसको वो मेंटली ऑलरेडी बीट कर चुका है। तो यू वुड नॉट वांट टू ब्रेक हिज रिदम, जहाँ पे एक चांस है कि वो एक अच्छी रिदम पकड़ पाए। बट प्रॉब्लम से पता क्या है, शार्दुल अगर खेलेगा और अश्विन अगर खेलेगा यहाँ पे इन प्लेस ऑफ कुलदीप एंड बुमराह, तो 5 बॉलिंग ऑप्शन ही बने फिर से, और उसमें से 5th बॉलर हमारा शार्दुल होगा, तो उसको 10 ओवर डालने पड़ेंगे ऑन अ बैटिंग फ्रेंडली विकेट। आई डोंट थिंक इंडिया वुड वांट दैट। तो उसके चलते हुए आई थिंक ये सब्स्टिट्यूशंस का कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता, राइट। तो ये मतलब मैंने एक एनालिसिस बनाई, उसको काउंटर एनालाइज करा, और फिर इसी के चलते हुए मैंने अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे पहुंचा मैं कि कोई भी चेंज नहीं होने वाला। ये चारों चेंजेस तो छोड़ दो, इसमें से 1-2 भी छोड़ दो, आई थिंक कोई भी चेंज नहीं होगा। वाई? बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर अभी जो मैच था इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें जो प्री मैच शो चल रहा था ना, सब लोग यही डिस्कस कर रहे थे, इंडियन टीम के कुछ प्लेयर्स का इंटरव्यू चल रहा था, उनसे भी यही बातें कर रहे थे कि आपको 1 हफ्ते का ब्रेक मिला है, बहुत ही लंबा ब्रेक मिला है, तो वुड इट ब्रेक योर मोमेंटम बाय एनी चांस? तो मतलब वो क्वेश्चन ऑलरेडी उठ रहा था कि कहीं मोमेंटम ब्रेक ना हो जाते लंबे ब्रेक से। तो मतलब प्रॉब्लम ये है कि द टीम एंड द मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडरिंग द ब्रेक एज अ रियली गुड थिंग, इन द सेंस कि हाँ फिजिकल रिकवरी इंपॉर्टेंट है, बट हमें वो रिदम तोड़ना नहीं है, चलते रहना है। एंड प्रॉब्लम पता है क्या, अगर इस मैच में ब्रेक ले लेंगे तो फिर वो नैरेटिव बन जाएगा कि इंग्लैंड वाले मैच से पहले 1 हफ्ते का ब्रेक था, साउथ अफ्रीका वाले मैच से पहले 1 हफ्ते का ब्रेक हो गया, इंग्लैंड का लास्ट संडे हुआ था मैच, और फिर साउथ अफ्रीका के बाद सीधा नीदरलैंड से है, वो भी 1 हफ्ते के ब्रेक पे है। तो आप 3 हफ्ते में सिर्फ 3 ही मैचेस खेल रहे हो, राइट। तो डू यू वांट दैट मच रेस्ट, स्पेशली गिवन कि वी कैन काइंड ऑफ अज्यूम कि नीदरलैंड्स वाले मैच ऑलरेडी वैसे भी काफी लोगों को रेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो मे बी दिस इज द लास्ट वीक ऑफ ग्रुप स्टेजेस फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द प्लेइंग 11। संडे के बाद शायद वो अब सीधा सेमीफाइनल में दिखेंगे हम लोगों को, तो फॉर दैट रीजन आई थिंक कि शायद वो रेस्ट ना करें। एंड अगर ये मैच जीतेंगे तो इंडिया ऑफिशियली पहली टीम बन भी जाएगी सेमीफाइनल्स में आने के लिए। एंड अगर ये मैच जीतेंगे
आई थिंक मोस्ट लाइकली टॉप पे फिनिश भी करेंगे, क्योंकि स्पेशली अगर साउथ अफ्रीका को हरा दिया हम लोगों ने फिर तो पक्का ही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के फिर 2-3 लॉस होने लगा था, तो अगर हम लोग अपने डायरेक्ट ऑपोजिशन को ही हरा देंगे तो गैप और बड़ा हो जाएगा। हाँ राइट। बट ये मैच जीते तो बहुत बड़ा चांस है कि हम टॉप पे फिनिश करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है लाइनअप में कोई चेंज करने नहीं वाली है, करे भी की तो शायद एक कर ले एट मैक्स। डू यू एग्री विद दिस फर्स्टली? यार आई थिंक श्रेयस ये वाला पॉइंट आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि आई गेट कि मुंबई का लड़का है, यहाँ पे आके अच्छा टाइम नहीं मिलेगा उससे रिकवर करने के लिए, बट इट्स नॉट लाइक कि हमने जो अभी तक 6 मैचेस खेले हैं उसमें से कोई मैच बैटिंग विकेट पे नहीं था। मतलब लखनऊ वाला आई कैन अंडरस्टैंड, चेन्नई वाला आई कैन अंडरस्टैंड, उसके अलावा तो इट्स नॉट लाइक कि हमने ऐसी पिचेस पे खेले जहाँ पे रन्स नहीं बनने चाहिए थे, सारे ऐसे ही खेले जहाँ पे रन्स बनने चाहिए। एंड गोइंग फॉरवर्ड अभी अपना अगला मैच ईडन गार्डन्स में होगा, बैटिंग विकेट वो भी है चिन्ना स्वामी में होगा, नेदरलैंड्स अगेंस्ट, वो भी बैटिंग विकेट है। सेमीफाइनल या तो वानखेड़े में होगा या तो ईडन गार्डन्स में होगा, बैटिंग विकेट है, और फाइनल अहमदाबाद में होगा, बैटिंग विकेट है। मतलब आई थिंक बहुत थिन लाइन है इस चीज़ पे, क्योंकि क्या हम लोग इस टाइम पे, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर को रेस्ट कराते हैं, ईशान किशन खेलता है, इफ ही परफॉर्म्स देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बेंच हिम ऑल्सो, क्योंकि आती उसने परफॉर्म कर दिया। तो क्या अब वो टाइम आ चुका है, इज इट दैट टाइम जब हम लोग कह रहे हैं कि यार ईशान किशन को भी अगर हम अभी ले आते हैं, प्रॉब्ली ही कैन प्ले 2-3 मैचेस मोर एंड फाइंड हिज लाइक प्रॉब्ली एकदम प्रॉपर रिदम में आ जाए, ताकि सेमीज में स्टार्ट कर सकता है वो। या फिर हमें ये करना चाहिए कि नहीं, श्रेयस अय्यर को 2-3 मैच और देके देखते हैं, अगर नहीं करता, क्योंकि फिर अगर हमने नेदरलैंड से पहले तक अगर हमने श्रेयस अय्यर को खिलाया एंड इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन गोइंग विद हिम इन द सेमीज ऑल्सो, क्योंकि देन सेमीज में डायरेक्टली ईशान किशन को लाने का आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस, क्योंकि सिर्फ 2 मैचेस खेला और फिर डायरेक्टली सेमीज में खिला दें, तो बहुत ही थिन लाइन है, क्योंकि मैचेस उतने बचे नहीं है एंड ऑब्वियसली अभी तक वो फॉर्म में आया नहीं है। इसका एक बहुत सिंपल आंसर है इन माय ओपिनियन। अगर मैं द्रविड़ और मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचूं, क्या स्काई को लेने का सेंस था वर्ल्ड कप की स्क्वाड में गिवन हिज परफॉर्मेंसेस? नहीं था। हाँ, क्यों लिया फिर? आई थिंक वो एक्स फैक्टर वाला पॉइंट था उसमें, एंड क्योंकि उसके साथ स्टिक करा इतने टाइम तक, तो चेंज क्यों करना लास्ट मोमेंट पे? क्या शामी को ना खिलाने का कोई सेंस था वर्ल्ड कप स्टार्टिंग में? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 विकेट लिए थे उसने राइट सीरीज में, नहीं था कोई सेंस ना खिलाने का, फिर भी नहीं खिलाया। क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि सिराज और बुमराह के साथ कॉम्बिनेशन जो था वो हम उसमें स्टिक कर रहे हैं इतने टाइम से। तो बात वही है, हमने इंडिया को इतने सालों से क्रिटिसाइज करा है कि आप इतना ज़्यादा ओवर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो। अगर फाइनली दे आर डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट एंड इन्हें समझ में आ गया कि नहीं, हमें एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना, जिनको हमने बैक करा है पूरे 2 साल उन्हीं को बैक करना है, आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। भाई फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट थिंक श्रेयस अय्यर को बैक करा भी था इससे पहले, लाइक बैक नॉट इन द सेंस कि वो खेल नहीं रहा था क्योंकि इंजर्ड था वो, बट हमने पूरे साल ईशान किशन को खिलाया ना उसमें, क्योंकि श्रेयस अय्यर इंजर्ड था। बट इफ ही इज कमिंग बैक, अब 6 मैचेस हो चुके हैं, हाफ ऑफ द टूर्नामेंट इज ओवर नाउ, अगर अभी तक फॉर्म में नहीं आया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं वो गलत प्रूफ करे, नेक्स्ट मैच में परफॉर्म कर दे, अगर करता है तो आई एम टोटली रॉन्ग इन दिस, क्योंकि फिर मैं गलत प्रूफ हो जाऊंगा। बट बाई चांस अगर नहीं करता परफॉर्म, देन तो फिर हम किस पोजीशन पे छोड़ रहे हैं? आई थिंक वी आर टू लेट टू कंसिडर दिस, बिकॉज हम दोनों ने वर्ल्ड कप के पहले कहा था कि इन आवर ओपिनियन ईशान किशन को स्टार्ट करना चाहिए, राइट। बट अगर टीम ही नहीं चाहती, मैनेजमेंट ही नहीं चाहती कि नहीं हमें अय्यर के साथ ही स्टार्ट करना है, तो अब तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज टू लेट टू मेक दैट चेंज एंड मेक अ यू टर्न ऑन योर ओन डिसीजन एंड से कि नहीं अब हम दोबारा ईशान किशन से स्टार्ट करेंगे। तो वो वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग से ही करना चाहिए। ऑल्दो फिर वुड यू से द सेम फॉर शामी एंड सिराज ऑल्सो, कि चाहे शामी कितने भी विकेट ले, क्योंकि आई थिंक अभी 2-3 मैचेस और खेलेगा। 5 विकेट और 4 विकेट लिए भाई, ईशान किशन ने कोई 50 भी नहीं मारी जो चांस मिले उसे। अफगानिस्तान एक 50 तो मार चुका है, नहीं मारी ना, कहाँ मारी? 2 ही मैच खेला है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 50 नहीं मारी थी उसने, या तो परफॉर्म कर देता उतना अच्छा। तो वही शामी ने तो ऐसी लाइक 5 विकेट फॉर अ बॉलर इज इक्वल टू 100 फॉर अ बैट्समैन। उसने परफॉर्म ही ऐसा कर दिया कि तुम क्या करोगे भाई? इट्स लाइक सेइंग कि ईशान किशन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 मार देता, फिर करके दिखाओ ड्रॉप, तो सेंस बनता, राइट। और जब खुद ही नहीं कर रहा तो फिर किस बेसिस पे क्वेश्चन कर सकते हैं? तो बात वही आ जाती है। एंड आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बैक डाउन फ्रॉम श्रेयस अय्यर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। I'd be surprised, although I don't mind it honestly, but I'll be surprised for sure. As far as the key battles are concerned, there are no key battles for me. And क्योंकि मैं ज़बरदस्ती वो टॉपिक बस डिस्कस करना इसलिए नहीं बनाना चाहता, कोई वैल्यू नहीं उस चीज़ में, किसी भी लिसनर को भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज सब जानते हैं भाई क्या हालत है अभी दोनों टीम्स की। तो मैंने ना की बैटल की जगह की प्लेयर्स के बारे में थोड़ी बात करी है। एंड की प्लेयर्स मतलब कि प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, कुछ हो सकता है इनके साथ। पहला तो है रोहित शर्मा, कुछ बहुत ऑब्वियस नेम्स होंगे। वानखेड़े भाई, वानखेड़े पहले बैटिंग आ जाए, वीक ऑपोजिशन, मतलब 100 मार दे भाई, 100 मार दे। मैच शुरू होने से पहले मैं कह रहा हूँ भाई, यू हैव टू गेट 100 भाई। आई नो आई एम बीइंग टू ग्रीडी राइट नाउ,
बट यू आर बैटिंग सो वेल भाई, यू हैव टू गेट 100. I'd be disappointed अगर रोहित शर्मा 100 नहीं मारता तो. Right. बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं. हाउ डू यू फील अबाउट दिस? मतलब मेरे हिसाब से भी, क्योंकि ये पता है द थिंग इज कि ये तो हम काफी मैचेस से कह रहे हैं, क्योंकि लास्ट मैच में भी ही काइंड ऑफ डिजर्व्ड 100 भाई. काइंड ऑफ क्या करता ही था, डिजर्व इवन अगेंस्ट पाकिस्तान. बट द पॉइंट इज कि मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा सा भी चेंज लाने वाला उस इंटेंट में. लास्ट मैच में तो थोड़ा चेंज इसलिए लाना पड़ गया था क्योंकि भाई टीम भी धस गई थी एकदम. श्रीलंका अगेंस्ट तो टीम भी धसने नहीं वाली, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल भाई आई थिंक वो जेन्युइनली घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको कि 100 हो रही है नहीं हो रही है. देयर इज जस्ट वन थिंग इन हिज माइंड, दैट इज द वर्ल्ड कप. भाई वैसे ये भी कमाल की बात है, क्रेजी है भाई, कैसे फर्क नहीं पड़ रहा. मतलब 87 पे होता है तो दिमाग में तो होती है वो चीज कि भाई 100 कर लेता हूँ. एंड इट वाज वेरी इजी फॉर हिम उस टाइम पे. हाँ, जिस तरीके से वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, राइट, बहुत इजी था कि वो 13 बॉल पे 13 रन मारे. प्लस कोई क्वेश्चन भी नहीं उठता, कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाता. एग्जैक्टली, कोई क्वेश्चन नहीं हीरो उठाता. सेवियर था वो तो टीम. राइट. बट हाँ भाई वही बात है, दैट्स द ग्रेटनेस. बट आई वांट 100 यार. मतलब मुझे लगता है या तो अफगानिस्तान वाली चीज हो जाए कि वो बस रुक ही नहीं पा रहा भाई, वो हर चीज पे मारा ही जा रहा है और हो भी रही है चीज. बट अगर होगा तो हाँ होगा तो होगा, और कोई चांस नहीं है. राइट. तो अगर वैसा हुआ तो हम 200 भी देख सकते हैं भाई. भाई अगर 200 आ गई पहली 200 भाई साहब. भाई साहब अगर 200 आ गए तो. बट द नेक्स्ट प्लेयर फॉर मी इज ऑफ कोर्स विराट कोहली. ठीक है, विराट कोहली क्यों? क्योंकि विराट कोहली के इन ओडीआईज उसने सबसे ज्यादा रन किसी टीम के अगेंस्ट मारे तो वो श्रीलंका है. 2500 कुछ रन मारे उसने. तो उसकी फेवरेट ऑपोजिशन रही है श्रीलंका इन ओडीआईज. श्रीलंका मर्चेंट, श्रीलंका में जो भी कहने कह लो. द पॉइंट इज वानखेड़े की विकेट, बैटिंग पैराडाइज, हिज फेवरेट ऑपोजिशन. पिछले मैच में 0 मारा है. तो एवरीथिंग विल पॉइंट टुवर्ड्स द फैक्ट कि विराट कोहली इज एब्सोल्युटली डिटर्मिन्ड टू स्कोर अ सेंचुरी. तो एंड ही कैन प्ले, उसका रोल भी वैसा है एंड वो सेल्फिश हो भी सकता है थोड़ा सा. अलाउड है. ये तो वुड यू से द सेम फॉर शुभमन गिल, क्योंकि वो भी 0 पे आउट हुआ है, नॉट हैविंग अ गुड टूर्नामेंट. बैटिंग पैराडाइज श्रीलंका मेक्स ऑल द सेंस यार, क्योंकि अगर हम उस डायरेक्शन में चले गए फिर तो हर कोई की प्लेयर है. फिर तो श्रेयस अय्यर भी है कि नैरेटिव कितना अच्छा है, टूर्नामेंट में ट्रस्ट दिया जा रहा है लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर घर पे आया 100 मार दी. तो ऐसे तो हर किसी का नैरेटिव बन जाएगा. बट रियलिस्टिकली सेइंग, जिनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि एक्चुअली अच्छे फॉर्म में भी है, आई थिंक रोहित शर्मा, विराट कोहली फॉर श्योर. बैटिंग में यार और कौन हो सकता है? आई थिंक स्काई हो सकता है भाई. ग्रेट शॉट, बिकॉज वही वंस अगेन होम ग्राउंड. राइट. मुंबई का लड़का है, मुंबई इंडियंस से खेलता है. एंड बैटिंग पैराडाइज वंस अगेन डिड रियली वेल इन द लास्ट गेम. एंड एक ऐसी विकेट होगी जहां पे उसका रोल बहुत क्रूशियल होगा, बिकॉज जो वो करने वाला एग्जैक्टली वो एक्सपेक्टेड है. प्लस जितने मैचेस खेलेगा आई थिंक ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव हर मैच में कि भाई मेरे को ऐसे ही नहीं ले लिया वर्ल्ड कप स्क्वाड में, मैं खेल सकता हूँ इसलिए मेरे को लिया गया. तो आई थिंक जो भी मैचेस स्काई खेलने वाला है उसमें ही ऑलवेज हैव अ पॉइंट टू प्रूव फॉर श्योर. एंड अगर बॉलिंग की बात करूं मैं इंडिया की, तो शामी फॉर श्योर होने वाला है जिस तरीके से वो खेल रहा है. बाय चांस अगर बुमराह को रेस्ट करा भी देते हैं तो ही विल बी द लीडर ऑफ द अटैक, नॉट सिराज. तो आई थिंक शामी होगा फॉर श्योर. नाउ व्हाई डू आई पुट सिराज आल्सो इन प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? वही रीजन जो मैंने पहले कहा था. अभी 5 विकेट लिए थे उसने एशिया कप फाइनल में अगेंस्ट श्रीलंका. इफ देयर इज वन टीम दैट ही वुड लाइक टू फेस एंड रीगेन सम कॉन्फिडेंस, इट हैज टू बी श्रीलंका. डेफिनेटली दिस कुड बी द टर्निंग पॉइंट फॉर हिम इन दिस वर्ल्ड कप. तो वी हैव टू वॉच आउट फॉर सिराज. अगर इस मैच में भी परफॉर्म नहीं करता वो, तो जब बिगर मैचेस आएंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका या फिर इन द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, जब 2 पेसर्स चूज करने की बात आएगी, जब हार्दिक पांड्या वापस आ चुका होगा, एक जेन्युइन शाउट बनेगा कि सिराज को बेंच करो, शामी को खिलाओ, शामी एंड बुमराह. तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मेक और ब्रेक गेम फॉर सिराज, एंड इट मे ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ इट. हू नोस. अगर हम श्रीलंका की बात करें, आई थिंक कुशल मेंडिस हैंड्स डाउन इज गोइंग टू बी द की प्ले फॉर देम इन टर्म्स ऑफ बैटिंग. एक ही वो बंदा मुझे लगा है जो कि थोड़ा लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंट भी दिख रहा है और रन भी मार रहा है. तो आई एक्सपेक्ट हिम टू डू समथिंग एटलीस्ट. आई नो वो अपना थिसांका और वो परेरा वगैरह भी कर सकते हैं बैटिंग फॉर श्योर. बट हाँ, कुशल मेंडिस इज दैट वन गाय जो कि स्पेशली जब से एशिया कप स्टार्ट हुआ है उसने प्रूव करके कंसिस्टेंट है. तो आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू डू समथिंग यार ऑन दिस. एंड वन सेकंड बैटिंग विकेट है, हमने देखा था कैसे उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बहुत ही अच्छी सेंचुरी मारी थी. राइट. यहाँ पे भी हो सकता है कुछ करके दिखाए. अगर मैं बाकी लोगों की बात करूं, 2 और लोगों का नाम लूंगा मैं यहाँ पे, 2 या फिर 3, वो सारे बॉलर्स होने वाले हैं. बिकॉज बैटिंग में आई डोंट थिंक एक ऐसा कोई मैच है इंडिया की बॉलिंग का. एक होने वाला है अपना मधुशंका, जो कि उनका मेरे ओपिनियन में सबसे थ्रेटनिंग बॉलर रहा है. लेफ्ट आर्म पेसर है. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मुझे की बैटल बनाना होता तो मैं रोहित शर्मा का नाम नहीं लेता यहाँ पे. बिकॉज इस वर्ल्ड कप में उसने चाहे लेफ्ट आर्म पेसर हो चाहे राइट आर्म पेसर हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी किसी को भी. क्वेश्चन होगा विराट कोहली के साथ, कैन ही गेट हिम आउट? राइट.
आई थिंक वो एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है. अगर वो होता है तो मज़ा आएगा देखने में कि विराट कोहली कैसे टैकल करता है उसको. बट रिगार्डलेस मधुशंकर विद द न्यू बॉल थोड़ी स्विंग अगर होगी, ही कैन ट्रबल इवन द लाइक्स ऑफ शुभमन गिल. रोहित शर्मा आई थिंक विल स्टेप आउट एंड कंटिन्यू हिटिंग हिम आउट ऑफ द पार्क. बट गिल, बिकॉज ही इज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग राइट नाउ, एंड विराट कोहली गेटिंग आउट ऑन 0, शायद वहाँ पे एक ओपनिंग का चांस मिलेगा उसको. एक जो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल नेम यहाँ पे लूंगा, वो लूंगा मैं रजिता का. रजिथा अगर बोलते हैं तो क्यों ले रहा हूँ मैं इसका नाम? इस पर मैंने देखा पोटेंशियल है थोड़ी ना मेनेसिंग बाउंसर्स डालने का. एंड बाउंसर अगर मैं बोलूँ तो किसकी बात आएगी? श्रेयस अय्यर भाई. तो आई थिंक श्रेयस अय्यर को मिडिल ऑर्डर में वो ट्रबल कर सकता है, एंड ही कैन ओपन द गेट वे फॉर श्रीलंकन बॉलर्स टू यू नो, मतलब क्या वर्ड यूज करूँ मैं, ट्राई टू गेट आउट ऑल दी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ऑफ इंडियन टीम. सो रजिता आई थिंक ही इज दैट वन गाय जो कि वो मेनेसिंग बाउंसर्स डाल सकता है, जो कि सर के पास आती है ना, लेफ्ट शोल्डर के पास आती है. वो अगर डालता है और शेष फिर से बाउंसर पे आउट होता है तो भाई इट्स हायर टाइम, इट्स हायर टाइम फॉर श्योर. एंड वन मोर गाय इज थीक्षाना. थीक्षाना एज सच स्पिन की वजह से मैं नहीं बोलने वाला हूँ. मेरा रीजन बोलने का ये है कि वो एक यूटिलिटी प्लेयर की तरह काम आ सकता है, थोड़ी बैटिंग भी कर सकता है. आई एम प्रिटी श्योर कि देयर इज अ हाई चांस श्रीलंका का टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करेगा, एंड फिर मिडिल ऑर्डर या फिर लो ऑर्डर के कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. तो वहाँ पे थीक्षाना अगर कुछ रन्स कंट्रीब्यूट कर सकता है, साथ ही साथ 1-2 विकेट भी ले ले, तो ओवरऑल एज अ यूटिलिटी प्लेयर एक हेल्दी कंट्रीब्यूशन उसका बन सकता है टीम के लिए. तो आई थिंक आई विल कीप हिम ऑल्सो इन द प्लेयर्स टू वॉच आउट कैटेगरी. यहाँ से अगर हम प्रेडिक्शंस की बात करें, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? भाई आई थिंक बहुत इजी विन होने वाली है इंडिया के लिए. कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस गेम में, चाहे हम कितने भी सब्स्टिट्यूशन करें, कितने भी वीक टीम खिलाए. आई थिंक बहुत ईजी विन होने वाली है. प्रॉब्ली वी कैन इवन लुक एट दिस गेम एज अ गेम जहाँ पे हम लोग अपनी नेट रन रेट थोड़ी बूस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा. ऑल द हमारी अभी भी काफ़ी अच्छी है, बट थोड़ी और बूस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को. क्योंकि अगर हम लोग बैटिंग करते हैं तो आई जनरली थिंक कि 350 रन तो बनने ही बनने हैं, मतलब बनने चाहिए आई वुड से. एंड अगर बात होगी, अगर चेस का मतलब सेकंड बॉलिंग करते हैं हम लोग बैटिंग करने के बाद, तो फिर 200 के अंदर ऑल आउट करा जा सकता है श्रीलंका को. तो आई थिंक ये काफ़ी मेजर बूस्ट मिल सकता है हमारे को नेट रन रेट के बेसिस पे. फॉर श्योर. एंड मतलब मैं वही कहूँगा कि सारे मैचेस इतने ज़्यादा वन साइडेड रहे हैं अभी तक कि आई एक्सपेक्ट अ वन साइडेड विक्ट्री फॉर इंडिया, बिकॉज द ओनली अदर चॉइस इज अ वन साइडेड विक्ट्री फॉर श्रीलंका. I don't think that's possible. हाँ. So I would say a one-sided dominant victory from India once again, officially becoming the first team to qualify for the semi-finals, and setting up a very beautiful game for the weekend against South Africa. Right. Especially अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है न्यूजीलैंड से, तो भाई अल्टीमेट क्लैश ऑफ द टॉप 2 टीम्स होने वाला है. So let's see what happens. But now let's move on to football. More controversial. Even more controversial things, because Ballon d'Or की बातें होंगी यहाँ पे. Let's first talk about the other trophies, and then we'll spend some good time on Messi and Ronaldo as well. Right. पहली बात तो सेरेमनी को लेके कैसा लगा तुम्हें देख के? आई थिंक अच्छी सेरेमनी थी. अच्छी ही थी सिर्फ? हाँ, मुझे लगता है कि अरे भाई ये जर्सी पहले मेरी वो देख लो भाई, टी-शर्ट देख लो सब पहले. नहीं, मुझे अच्छी लगी, सेरेमनी अच्छी थी. आई थिंक और अच्छी इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे स्पीड को देखने में बहुत मजा आया. भाई उसने तो अपनी खुद की सेरेमनी कर रहा था. दी भाई उसने काफी सारी. नहीं वो तो दी, प्लस वो उसकी पहले से स्ट्रीम स्टार्ट हो गई थी, तो मैं थ्रू आउट देखा था. प्लस जो वो प्लेयर से मिल रहा था वो भी काफी एंटरटेनिंग था. मतलब कैजुअली आगे किसी भी प्लेयर को कहीं भी रोस्ट कर दे रहा है, तो वो देखने में बड़ा मजा आ रहा था उस चीज. ऑल्सो मतलब पता कई लोग को मैंने देखा जो कि थोड़ा वैसे ट्रीट कर रहे हैं उसको कि ये क्यों आया है. नहीं, गुस्सा हो गए काफी. मेसी फैंस आर वेरी वेरी एंग्री विद स्पीड राइट नाउ. कि पहली बार तो उसका रिएक्शन ऐसा क्यों था जब मेसी जीता था. क्योंकि सी आई गेट कि कुछ लोगों को थोड़ी वो डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा, बट दैट इज हिज कैरेक्टर ओनली. मतलब मेरा पॉइंट ये है कि लेगी वो चीज. मतलब मैं इस बात को डिबेट नहीं करूंगा कि वो डिसरिस्पेक्टफुल था कि नहीं, बिकॉज आई गेट देयर पॉइंट. हाँ, सेम. मेरा पॉइंट ये कि जो लोग जेलस हो रहे हैं कि अब ये उसको स्कैंडलस तरीके से बोल रहे हैं कि ये क्यों आई है कौन, भाई जाग जाओ भाई. मतलब it is the age of internet celebrities and you should kind of be very happy कि एक बंदा जमीन से उठ के वहां तक पहुंचा. And भाई लेजिट 1 साल पहले सोचो किसी ने सोचा होगा ये बंदा वहां कोई नहीं जानता था भाई उसको. वही तो लिटरली हर कंट्री के स्ट्रीट्स पे लोग उसको जानते हैं. कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है. राइट. तो यू शुड बी मोटिवेटेड बाय दिस रादर देन क्रिटिसाइजिंग हिम, बिकॉज तुम कितना भी कह लो, अगर सारे फुटबॉलर्स उसको जानते हैं, फुटबॉलर्स के बच्चे उसको जानते हैं और सब उससे मिलने भी आ रहे हैं. अरे इंडिया में सब मिलने आ रहे थे भाई. तो प्रॉब्लम उसमें नहीं तुम लोगों में, क्योंकि वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है. तो आई थिंक वी शुड बी वेरी हैप्पी कि वो वहां तक पहुंचा है. राइट. एंड इट इज अ वेरी इंस्पिरेशनल थिंग.
तो आई थिंक बढ़िया मजा आया भाई देख के उसको भी। वो दूसरा वाला बंदा भी वो सबसे वो तो हाँ वो टिकटॉक में गोल मार दिया था तब से वो भी फेमस हो हाँ, गया। हाँ, तो right. ठीक है भाई, ही इज आल्सो राइडिंग विद द सक्सेस, नो प्रॉब्लम विद दैट। आई थिंक ओवरऑल सेरेमनी की अगर मैं बात करूं, अच्छा इसके ऊपर ना मैं मेसी के टाइम पे बात करूंगा Okay. कि मुझे कैसी लगी थी। Okay. देखो इसके ऊपर ही मेरा ना एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि हाँ. सेरेमनी का ओवरऑल फील कैसा लगा मुझे, ठीक है। बट हाँ, लेट्स टॉकिंग अबाउट द एम्बियंस एंड एवरीथिंग एल्स, भाई बढ़िया था, काफी ग्रैंडियर लग रहा था, आज एक्सपेक्टेड पहले रेड कार्पेट होता है जो भी होता है वगैरह वगैरह। मूविंग ऑन टू द ट्रॉफीज फर्स्ट, कौन सी ट्रॉफी की बात करनी है? सोक्रेटिस कर लेते हैं, उसकी बात करते हैं। भाई, सबसे रेलेवेंट ट्रॉफी सोक्रेटिस अवार्ड मिलता है विनीशियस जूनियर को। क्या होता है पहले बता दो। सी ये बेसिकली सोशल सर्विस वाले लोगों के लिए दिया जाता है कि कौन बंदा ऑफ द पिच कैसा काम कर रहा है, कितना पब्लिक वेलफेयर के लिए कैसा काम कर रहा है, उसके बेसिस पे अवार्ड दिया जाता है। नाउ जब ये अवार्ड दिया गया, मुझे लगा भाई द ओनली अवार्ड दैट रैशफोर्ड कुड हैव वन, वो भी विनीशियस को मिल गया। तो लेजिट इररिलेवेंट हो गया रैशफोर्ड का करियर, हर जगह से साफ हो गया भाई साहब का करियर। ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाई। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आई थी कि भाई ये तो बना बनाया अवार्ड है रैशफोर्ड के लिए, ये भी अगर विनीशियस ले गया तो रैशफोर्ड का करियर तो खत्म है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं इसी करियर में। लास्ट ईयर सादियो माने को मिला था, लास्ट ईयर रैशफोर्ड को लास्ट ईयर भी नहीं मिला था। क्रेजी डू यू थिंक ही डिजर्व्स इट? विनीशियस नहीं, आई थिंक डिजर्व तो करता है, क्योंकि मोर देन रैशफोर्ड। सी रैशफोर्ड वाला सोक्रेटिस अवार्ड में डिबेट कर रहे हैं कि डिजर्व करता है कि नहीं भाई। यार आई थिंक मुझे एक तो दो चीजें यहाँ पे, आई थिंक ये मिलना बहुत ऑब्वियस था पहले विनीशियस जूनियर को, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया था, क्योंकि वो अभी रेसिज्म के लिए लड़ रहा है, हर जगह हर स्टेडियम में चैंट्स हो रही हैं। आई थिंक दैट प्लेड बिग वेरी बिग रोल, क्योंकि मतलब पता है वो कहते हैं ना, भगवान कहते हैं ना कि हर बुरी चीज में भी अच्छाई ढूंढो। तो जो इतना उसके साथ रेसिज्म हुआ है ना, मतलब आई डोंट मीन टू डिमीन इट ऑफ कोर्स, बट उसमें से एक पॉजिटिव ये निकल के आया कि he got the award as well. तो हाँ, प्लस आई थिंक वो ड्रोग्बा ने तो स्पेसिफिकली उससे बोला था ना कि यू टेल द एक्सपीरियंस की क्या चीज़ है। ड्रोग्बा बहुत सीरियस लग रहा था भाई। हाँ, बहुत सीरियस लग रहा था, राइट। मतलब सी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, एंड लाइक ही इज बेसिकली, जिनको नहीं पता है, वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ब्राज़ील के लोगों के लिए, बच्चों के लिए। मेरा दोस्त है वो भी ये कह रहा था भाई खुद तो एजुकेटेड है नहीं। मैं वही बोलने वाला था कि दिस इज एक्चुअली एज अ बार्सा फैन कमिंग एट द बैक ऑफ हिज अगेंस्ट द ओलंपिक स्टेडियम में जो बार्सा क्राउड थी। तो भाई थोड़ा खुद भी पढ़ाई कर ले, अगर लग रहा है तो। मतलब आई थिंक जो एटीट्यूड है उसका, वो बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ है कि सही इंप्रूवमेंट होना चाहिए उसका, काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वेरी बिग प्रॉब्लम। क्योंकि आप दोनों चीज़ें साथ में राइड नहीं कर सकते। इफ़ यू आर गोइंग टू बी दैट गाय हु इज़ गोइंग टू बेसिकली लीड द मार्च, एंड ये चीज़ करने वाला है कि नहीं मेरे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, मेरे को वेलफेयर के लिए काम करना है, देन यू कांट बी दैट गाय जो कि सेम बंदा बिना किसी रीजन के लिए बस राइल अप कर रहा है फैंस को। कैन यू इमेजिन अ गाय लाइक नेल्सन मंडेला, हाँ, बराक ओबामा, राइट कि वो कह रहे नहीं भाई ये सब नहीं होना चाहिए, फिर जाके बिहाइंड द सीन्स पंगे ले रहे हैं। तो इट विल नॉट। हाँ, गांधी जी कह रहे नहीं भाई लड़ाई मत करो, चाटा मार रहे हैं पीछे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, तो आई थिंक वो अब पॉइंट वो आ गया, क्योंकि अब अवार्ड मिल गया। अब तो सी अगेन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इफ यू आर बीइंग दैट गाय, तो आप दोनों चीजें नहीं प्ले कर सकते। तो इट्स हाई टाइम यू वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग योर बिहेवियर एज वेल ऑन द पिच एंड ऑफ द पिच, जो भी है उसका सीन। तो वही बात है कि दोनों चीज़ों में इंप्रूव करना पड़ेगा उसको, राइट। बट हाँ, आई थिंक ये डिजर्व तो करता था विनीशियस जूनियर। ठीक है भाई, नाउ मूविंग ऑन टू द वुमेन्स क्लब ऑफ द ईयर। आई थिंक ये बार्सिलोना को जाता है, अनएक्सपेक्टेड था काइंड ऑफ भाई। वुमेन्स फुटबॉल में जिस लेवल का डोमिनेशन है बार्सा का, लाइक लेजिट एवरी अवार्ड इज अबाउट बार्सिलोना प्लेयर्स। तो आई थिंक बहुत ही वेरी ऑब्वियस कि बार्सिलोना को ये मिलनी थी ये चीज़, एंड इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सरप्राइजिंग टू सी वाई इज इट ओनली बार्सा प्लेयर्स जो कि वुमेन्स फुटबॉल में है, वो ही इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं? काम तो सभी लोग कर रहे हैं उस तरफ, तो सिर्फ बार्सा की प्लेयर्स जो है वही क्यों इतना अच्छा कर पा रही हैं? एक अभी जो बैलन डॉर विनर रही है ना इस बार, आइताना बोनमाती करके, उसने वो अपनी स्पीच में बोला है लपोर्ता को, जो लपोर्ता रोने की एक्टिंग जब कर रहा था कि थैंक्स टू लपोर्ता, थैंक यू लपोर्ता फॉर ट्रस्टिंग इन वुमेन्स फुटबॉल व्हेन नो वन डिड, ऐसे करके। तो आई थिंक दे आर काइंड ऑफ द फर्स्ट मूवर्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग बिग टाइम इन वुमेन्स फुटबॉल, डेफिनेटली। एंड वो दिखा हमें जब कैंप रूम में वो 90,000 के नंबर्स आए थे। आई रिमेंबर अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले एक यूसीएल फाइनल हुआ था ना, जहाँ पे लोग सरप्राइजिंगली हार गए थे। तो पूरे वो शॉक में थे कि ये हार कैसे सकते हैं, और उसके बाद दोबारा जीत गया अगले साल। आई थिंक अभी लास्ट टाइम भी जीते, डिफेंडिंग चैंपियंस बार्सा ही रही है शायद, if I'm not wrong। सो वुमेन्स फुटबॉल में तो डोमिनेशन है, जैसे वो अभी बायर्न नहीं थी अपनी 2020-21 वाली, 19-20 वाली, 19 की, डर लग रहा था उनको देख के भाई कितने गोल मारेंगे, राइट। तो वैसी है बार्सिलोना टीम वुमेन्स में भी, जिनको नहीं पता। सो आई थिंक अब मेंस टीम पता नहीं कब जीत के लेके आएगी अवार्ड ये भाई, बहुत टाइम हो गया है, बट वुमेन्स वाले तो कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है।
मेंस क्लब ऑफ द ईयर जिसको मिलता है, ईयर बाय द वे ईयर नहीं सीजन की बात हो रही है, मैन सिटी फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम, उसके बारे में क्या कहोगे? सी एक तो काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं है किस बेसिस पे दिया जाता है ये अवार्ड. इट इज़ बेसिकली कि टॉप 30 नॉमिनीज में से किस क्लब के प्लेयर सबसे ज़्यादा नॉमिनेट हुए हैं उसी क्लब को मिलता है अल्टीमेटली अवार्ड. तो वेरी नेचुरल कि सिटी को मिला है, ट्रेबल विनर्स हैं, इट इज़ वेरी नेचुरल कि उनके ही सबसे ज़्यादा प्लेयर्स होने थे टॉप 30 में. तो और वैसे भी ट्रेबल जीत जाता है अगर क्लब, तो इट इज़ मतलब ऑब्वियसली उनको ही देना चाहिए था अवार्ड. तो आई थिंक वहाँ पे भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है एंड मैन सिटी आर द राइटफुल विनर्स. कई लोग ने ना पता ये कहा ट्विटर पे कि बायर्न म्यूनिख ने, इफ यू डिड नॉट नोटिस, एक भी कोई ना ऑफिशियल ना प्लेयर गए सेरेमनी अटेंड करने के लिए. बायर्न ने बेसिकली काइंड ऑफ बॉयकॉट करा है बैलन डॉर सेरेमनी, बिकॉज दे काइंड ऑफ फील कि इनको कभी भी रिकग्निशन मिलती नहीं जो डिजर्व करते हैं. ओके, डू यू थिंक दे आल्सो हैड अ शाउट? आई नो क्योंकि अब तो ट्रेबल जीत गया तो कुछ नहीं कह सकते, बट मे बी लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर सिटी डिड नॉट डू वेल. या मेरा तो पॉइंट ये है कि ये कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो आप क्लब जो अचीवमेंट कर रहे हो उसके बेसिस पे दिया जा रहा है. इट इज़ जस्ट दैट कि टॉप 30 में कितने नॉमिनीज है आपके. अगर आपके हर इंडिविजुअल प्लेयर जो है वो उस लेवल का है कि टॉप 30 में आ रहा है तो आपको मिल ही जाएगा नॉर्मली. तो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ हाउ वेल अ क्लब इज डूइंग, इट इज़ अबाउट कि हाउ वेल द प्लेयर्स इन दैट क्लब आर डूइंग. बेसिकली यू मीन कि एक क्लब कितना अच्छे तरीके से रन किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, वो मैटर नहीं करता. मतलब मेरा पॉइंट है कि ये एज अ क्लब अवार्ड दिया जा रहा है क्लब को, बट द पॉइंट इज कि वो जो अवार्ड दिया जा रहा है वो इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे दिया जा रहा है. एंड सिटी के इंडिविजुअली जो प्लेयर्स हैं वो कोई मैच कर नहीं सकता. आई वुड आल्सो से कलेक्टिव ट्रॉफीज के ऊपर भी दिया जा रहा है. नहीं, उसका यही है, उसका क्राइटेरिया यही है कि जितने लोग एक सर्टेन क्लब के जितने ज्यादा नॉमिनीज आ रहे हैं टॉप 30 में उसी क्लब को मिलेगा अल्टीमेटली. जी क्राइटेरिया? हाँ, क्राइटेरिया ही है, लिखा है. हाँ, क्राइटेरिया ही है कि जितने आएंगे. तो आई थिंक कुछ ऐसी बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है, और अगर आपके प्लेयर्स आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा. एंड यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू कि मैक्सिमम प्लेयर्स एक क्लब से तभी आएंगे जब उस क्लब ने ट्रेबल जीता. हाँ, तो इट्स बेसिकली एन आउटपुट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस. तो हाँ, बट ये आई एम सरप्राइज कि ये एक्चुअली में था वो. क्रेजी. तो मतलब टॉप 30 के वुमेन्स में बार्सा के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हाँ होंगे, वो तो वैसे भी होने ही थे भाई. ओह, आई सी. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द याशिन ट्रॉफी जो कि गोलकीपर को जाती है. एमी मार्टिनेज को मिलता है. ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा. गोइंग फॉरवर्ड सारी ट्रॉफीज थोड़ी कंट्रोवर्शियल होंगी. क्या लगता है? पहली बात तो उसका थोड़ा डिस्कस भी करते हैं जो सीन हुआ था. भाई लेट मी जस्ट पुट इट आउट देयर, क्योंकि काफी लोगों को लग रहा हो कि मैं हेट करता हूँ एमी मार्टिनेज को या फिर पूरी अर्जेंटीना की टीम को. हाँ, काफी लोगों को लगता होगा ये चीज़, बट मैं ये कह दूँ नहीं, मैं लड़ूंगा इस बात पे. पहली बात तो एमी मार्टिनेज वाली चीज़ पे, बट बिफोर दैट जो क्राउड ने चीज़ करी है, जो रिएक्शन दिया है, इट इज़ शेमफुल भाई साहब. अगर आप बैलन डॉर सेरेमनी में आके भी 1 साल पहले वो जीते थे वर्ल्ड कप, अगर अभी भी इफ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि उस बंदे ने आपको अल्टीमेटली वो सेव की वजह से अल्टीमेटली अर्जेंटीना जीत गई, अगर अभी भी आप वो चीज़ एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो, देन इट इज शेमफुल भाई. और बैलन डॉर सेरेमनी में ये चीज हो रही है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग आ रखे हैं. कोई क्राउड आ गया है. अगर वहां पे भी आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, सब कोट सूट पहन के भी आप बू कर रहे हो अगर आके, तो इट इज शेमफुल कि आपका क्राउड ऐसा है. मतलब हाँ, लेट्स जस्ट डिस्कस फर्स्ट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, फिर हम बात करते हैं कि डिजर्व करता था कि नहीं. सो जब एमी मार्टिनेज को बुलाया जाता है, एक तो पहली बात उसके फादर आते हैं उसको ट्रॉफी देने के लिए. और फिर वो होता है ना, हर प्लेयर को जब ट्रॉफी मिलती है तो उनके लिए एक वो बी रोल बनाया जाता है, एक वो वीडियो बनाई जाती है, उसको दिखाया जाता है. तो वो जब दिखा रहे थे तो उसमें बार बार वो सेव गोलो मोनी का सेव दिखा रहे थे बार बार. और फिर उसके बाद तुरंत डिशॉम्स और एम्बापे के ऊपर कैमरा जा रहा था. और भाई मैं एम्बापे के लिए एक चीज़ कहूँगा. पहली बात तो वो ना ऐसा अपना सर ऐसे भाई एम्बापे का तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा हर बार सेरेमनी में आता है और कुछ नहीं लेके जाता. नहीं तो उसका वो मीम बनाया ना इस बार, उसकी हमेशा शक्ल ऐसी उतरी हुई है. इस बार तो ज्यादा नहीं थी ऐसे करके, ऐसे लाइंस आई हुई है, ऐसा लग रहा है कि रो देगा, टॉर्चर कैंप में बैठाया हुआ है. राइट. मेरा मैंने ना जब ये देखा मुझे थोड़ा बुरा लगा एम्बापे के लिए. मैंने सोचा कि भाई तुझे पता है कि तू नहीं जीत रहा है, पता चल जाता है जिसको जीतने वाला होता है ना, तो तुझे पता है कि तू नहीं जीतने वाला है, तो क्यों जा रहा है? मुझे लगता है शायद वो फ्रांस फुटबॉल को एक सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट देने के लिए. मैं वही उसी पे आया था. फिर मैंने सोचा कि क्या हो सकता है रीजन कि ये फिर भी जा रहा है. एंड यही एक पॉसिबल रीजन है कि ये फ्रांस में भी रह रहा है. हाँ, राइट. ही हैज नो एक्सक्यूज टू नॉट कम. पेरिस में रहता है वो. हाँ, वहीं पे होती है. He has no excuse to not go to maybe few kilometers away from his house and attend the ceremony. जिस दिन रियल मैड्रिड चला जाएगा, जब ये दूसरी कंट्री में चला जाएगा, he will have an excuse of not attending. And we might see this happen कि एम्बापे अगर नहीं जीत रहा आगे जाके बैलन डोर, तो वो नहीं आ रहा अटेंड करने के लिए. Maybe this is the last time we are seeing him attend a Ballon d'Or trophy where he is not winning. Right.
सो होपफुली दैट ट्रॉमा एंड टॉर्चर एंड्स फॉर हिम. बट वो कैमरामैन भाई इतना चालू था, मजा आ रहा देख के भाई. एम्बापे को तो ऐसा लगा था रो देगा भाई. सही में डिशॉम का तो चलो ही इज मैच्योर्ड, एजेड है थोड़ा सा, ही हैज सीन लाइफ. एम्बापे 24-25 साल का लड़का है, उसे लगा था कि या तो मैं मार दूं मुक्का जाके. और ऐसा भी लग रहा ना भाई मैं यहाँ पे 18 से बेसिकली 5 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे और मैं कुछ जीत ही नहीं रहा भाई. रोज हर साल सेरेमनी अटेंड कर रहा हूँ और कुछ नहीं जीत के जा रहा मैं यहाँ से. इनफैक्ट काफी लोगों को पता नहीं है बट ये पहली टॉप 3 फिनिश है एम्बापे की. हाँ, उसके ऊपर भी आएंगे जब बैंडो को डिस्कस करेंगे कि पहली बार वो टॉप 3 में फिनिश कर. बट हाँ भाई मतलब सैड फॉर एम्बापे. बट जब ये दिखा रहे होते हैं वीडियो तो एज यू सेड कई सारे पढ़े लिखे सूटेड लोग जो हैं वो बू करने लग जाते हैं. और ड्रोग्बा को एक्चुअली में एमी मार्टिनेज को अपडेट करके रोकना पड़ा कि भाई एक सेकंड. और फिर बोलता है कि प्लीज डोंट बू हिम, इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. जो बोल रहा सुन लो. राइट भाई, दिस इज द अल्टीमेट डेफिनेशन ऑफ बीइंग सॉल्टी. इससे ज्यादा सॉल्टी मैंने चीज कुछ नहीं दी. राइट, प्रॉब्ली रोनाल्डो. अच्छा ओके. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? नहीं, मुझे ये लगता है कि बहुत शेमफुल एक्ट है एंड ये चीज आउट ऑफ एनीवेयर यहाँ पे बैलन डोर सेरेमनी में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी. जहाँ पे एज यू राइटली सेड कि सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे भी अगर ये चीज़ होगी तो भाई जहाँ पे प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है, जो पोडियम प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए बना है, अगर वहीं पे आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उस प्लेयर की तो आपकी एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या लेवल रहेगा आपका. ये चीज़ तो आपको मेंटेन रखनी चाहिए. एंड इतना दिमाग तो होना ही चाहिए क्राउड में कि भाई 1 साल हो चुका उस बात को, लेट इट गो भाई. अगर आप ये भी सोचते हो मन में, अगर आप डेल्यूजन में रह रहे हो कि नहीं अल्टीमेटली तो हमें ही जीतना चाहिए था, अगर आप वो भी कर रहे हो तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की चीज़ होती है. अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो देन ये नहीं आना चाहिए. इसके अंदर तो नहीं होना चाहिए था. क्राउड में हो या फिर स्टेडियम्स में हो, मुझे समझ में आता है. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट ऑल्सो. बट अगर ये चीज़ यहाँ पे हो रही है तो आई डोंट गेट इट भाई, कैसे हो रही है ये चीज़. मतलब हाँ, यू शुड मूव पास्ट इट एंड बी मैच्योर्ड यार. बट डू यू थिंक ही डिजर्व्ड इट? बू नहीं, ट्रॉफी. नहीं. व्हाई? मेरा पॉइंट ये है बेसिकली कि मतलब यहाँ पे मैं अपनी ये फ्रांस फुटबॉल की थोड़ी हिपोक्रेसी दिखाऊंगा एंड कि क्यों इनकी अवार्ड्स का जो सिस्टम है या फिर जो भी जजमेंट देते हैं इट इज़ सो वियर्ड. क्योंकि अगर आप बैलन डोर रैंकिंग्स देखो, एमी मार्टिनेज 15th आया था, यासीन बोनो जो है अपना जो सेविया का कीपर था और मोरक्को का कीपर था वो 13th आया था. अगर यासीन ट्रॉफी बेस्ट कीपर अवार्ड है उस सीजन का, वो अगर आप एमी मार्टिनेज को दे रहे हो, then how can any other keeper finish above अपना एमी मार्टिनेज in the Ballon d'Or rankings? इसका शायद कुछ लोगों ने कहा कि वोटिंग वो अलग है, क्राइटेरिया नहीं, जो लोग वोट कर रहे हैं वो अलग है शायद. ओके, मतलब मैं तो नॉट श्योर अबाउट इट. शायद मैंने ऐसा सुना है. मे बी इट इज नॉट ट्रू. बट अगर वो ट्रू है तो समझ में आता है कि हाँ राइट. बट अगर नहीं है तो आई थिंक देयर इज जेन्युइनली नो. तो डम लॉजिक, बहुत डम लॉजिक है. क्योंकि फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर ये अल्टीमेटली डम लॉजिक होता भी है तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि फ्रांस फुटबॉल करता है ऐसी चीज़ें. तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा नहीं. बट टॉकिंग अबाउट इफ ही डिजर्व्ड इट और नॉट, मैं यहाँ पे सबसे पहले ये कहूँगा कि भाई वेरी ऑनेस्टली, वेरी फ्रैंकली, एमी मार्टिनेज इज नॉट द सेम कीपर दैट ही इज फॉर अर्जेंटीना जब क्लब की बात होती है. लाइक मोस्ट ऑफ द अर्जेंटाइन प्लेयर्स, सबको पता है ये चीज़. एस्टन विला के लिए वो उतनी अच्छी कीपिंग नहीं करता जितनी वो अपनी वहाँ पे करता है, अर्जेंटीना के लिए करता है. जो चीज़ उसने अर्जेंटीना के लिए की है इन द वर्ल्ड कप एंड उसके बाद जो भी किया, आई रिस्पेक्ट दैट, बहुत अच्छी चीज़ किया. बट द फैक्ट इज कि ये जो अवार्ड दिया गया पूरे सीजन के लिए दिया गया. इफ इट इज जस्ट गोइंग टू बी अबाउट द वर्ल्ड कप देन गोल्डन ग्लव और याशीन ट्रॉफी में देयर इज नो डिफरेंस. और फिर आप ऐसा एक्ट मत करो कि ये चीज़ डिफरेंट है. मेरा पॉइंट ये है, अगर वही सेम चीज़ के लिए उसी 7 गेम के लिए, अगेन मैं वो कह रहा हूँ 7 गेम टूर्नामेंट वगैरह, बट थ्रू आउट दिस सीजन अगर वो सिर्फ 7 गेम के लिए आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी पूरे सीजन में यू हैव नॉट बीन अप देयर. या तो आप प्रीमियर लीग में कुछ ऐसा परफॉर्म कर देते हैं, टॉप 5 गोलकीपर्स में भी आई डोंट इवन नो कि वो आएगा या नहीं आएगा. बट देन व्हाई डोंट यू से द सेम थिंग फॉर मेसी? मेसी के लिए मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि सिर्फ एक रीज़न होगा, उस पर भी मेरा एक काउंटर पॉइंट है. बट मैं ये कहूँगा क्योंकि उसका ओवरऑल सीजन जो गया था ना, कह सकते हैं लीग 1 और प्रीमियर लीग का कंपैरिजन है, बट in terms of raw statistics he was right up there, even better than Haaland, जिनको नहीं पता. हाँ. He had most goal assists in Europe. exactly. तो अगर सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पे जाओगे तो ही वॉज राइट अप देयर. बाकी वो प्रीमियर लीग और लीग 1 वाली आर्गुमेंट बाद में होगी. बट अगर मैं यहाँ पे एमी मार्टिनेज की बात करूँ तो नहीं था. तो मेरा वही पॉइंट है कि ये वर्ल्ड कप अवार्ड दे रहे हो या फिर आप पूरे सीजन का अवार्ड दे रहे हो, क्योंकि फिर क्राइटेरिया चेंज कर दो. सो हु डिजर्व्ड इट? भाई आई थिंक अगर इट वॉज जस्ट अबाउट ये जो अपने प्लेयर्स होने वाले, क्योंकि आई वेरी वेल थिंक एडरसन भी जीत सकता था अवार्ड. अच्छा, मुझे लगता है अगर स्टैट्स की बात कर रहे हैं तो टर स्टेगन भी भाई.
टर स्टेगन भी जीत सकता था, राइट राइट। फिफ्थ आया यार वो। नहीं, मेरा पॉइंट है क्योंकि आई थिंक एक तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप बहुत बड़ा मैटर करता है इसमें, एंड द फैक्ट इज कि जर्मनी ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई थी, तो आई थिंक वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करी है उस चीज़ को। बट अगर मैं एडरसन की बात करूँ तो पहली बात ट्रेबल जीता है, प्लस क्वार्टर्स तो गई था ना अल्टीमेटली ब्राजील के साथ भी। इट वाज नॉट लाइक ही परफॉर्म बैड या बहुत ही अंडर परफॉर्म करा ब्राजील ने, तो क्यों एडरसन क्यों नहीं? एंड इफ मेरा वही पॉइंट है कि वर्ल्ड कप अवार्ड दे रहे हो या फिर आप अलग से अवार्ड दे रहे हो। और अगर समझ में आता वर्ल्ड कप खेला ही नहीं, बट एडरसन तो नहीं, और ये कंट्रोवर्सी आपको हर साल जब आपको पता है होती तो आपको क्यों करवानी है? मेंशन कर दो ना कि जिस साल इंटरनेशनल ट्रॉफी होगी इंटरनेशनल ट्रॉफी के बेसिस पे दिया जाएगा, बोल दो ये चीज, उसमें कोई करेगा ही नहीं क्वेश्चन। इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि बेसिकली वर्ल्ड कप में जो बंदा परफॉर्म करके दे रहा है, ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ एट द बिगेस्ट स्टेज, एट द मोस्ट क्लच सिचुएशंस, जब सबसे ज्यादा मैटर करता है। राइट राइट राइट। तो सबसे बड़ी सिचुएशन में सबसे क्लच प्रेशर में कौन परफॉर्म करके देता है? जो कि बेस्ट प्लेयर्स होते हैं। हाँ, राइट राइट। तो आई थिंक वो लॉजिक है इंटरनेशनल ट्रॉफीज को रेलेवेंस देने का। नहीं, दो मैं तो कह रहा हूँ दे दो, बट वैसे स्पेसिफाई कर दो वो चीज़, क्योंकि अगर आप बिना बोले ये चीज़ करोगे तो हमेशा कंट्रोवर्सी होगी, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट फेयर ऑन दोज विनर्स भाई, जो कि अल्टीमेटली अवार्ड जीते हैं। जो अवार्ड जीता वो तो ये तो नहीं चाहेगा कि हर कोई आके उस चीज़ को क्वेश्चन करे। तो मुझे लगता है कि जो आपको देना है दो, बट क्राइटेरिया मेंशन कर दो कि क्या क्राइटेरिया के बेसिस पे आप देने वाले हो अवार्ड, क्योंकि ये बहुत टाइम से बोलते आ रहा है और बहुत सालों से क्रिटिसिज्म चलता आ रहा है। अभी जब फीफा द बेस्ट हुआ था उसमें भी चल रहा था भाई ये क्या एकदम से ये व्हाट इज दिस टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड क्या रखा है भाई जिसके बेसिस पे आप अवार्ड दे रहे हो? ये एकदम उल्टा सीधा क्यों कर दिया? बैंडोर ने चलो एक चीज़ अच्छी करी कि अब सीजन के बेसिस पे देने लग गया, थोड़ी क्लैरिटी आई है दिमाग में। बट अगेन अगर आप वही बात है कि अगर आप वर्ल्ड, क्योंकि एमी मार्टिनेस का जो भी मेरे से ये कहने वाला है कि एमी मार्टिनेस को ओवरऑल सीजन के हिसाब से दिया गया, इट इज़ नॉट ट्रू भाई, ऑब्वियसली इट्स नॉट ट्रू। सिर्फ वो वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस की वजह से दिया गया, एंड अगर दिया भी गया देन ही डिजर्व्स इट, बट मेंशन दैट कि उसकी वजह से दिया गया। बाकी आई थिंक as long as it is mentioned then I can't really question him winning that award, but जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके बेसिस पर I have to question it भाई, मुझे नहीं लगता जीतना चाहिए था। I understand, क्योंकि मुझे इसमें समझ में आता है दूसरा पर्सपेक्टिव भी क्या है। आई थिंक मेसी और हालैंड की जो डिबेट है वो बहुत क्लोज है, वो बहुत इससे ये पास भी नहीं आती उसके, क्योंकि ये तो जो क्लब लेवल पे था वो मैसिव अंडर परफॉर्मेंस थी भाई की, और दूसरी बात है हालैंड तो वर्ल्ड कप में था ही नहीं। हाँ, बट एडरसन था, राइट राइट। सो आई गेट दैट, बट आई थिंक टॉस टेकिंग का फिर भी भाई आई थिंक ही कुड हैव बीन रिप्रेजेंटेड मच बेटर। बट ठीक है, आई एम हैप्पी कि एमी मार्टिनेज जीता है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोपा ट्रॉफी। ये भी आई थिंक बहुत कंट्रोवर्शियल था। बेलिंगम को मिलता है, कोई भी बंदा जो भी लॉजिक यूज कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे एमी मार्टिनेज एडरसन वाली डिबेट की जरूरत नहीं है, मेसी हालैंड की डिबेट की जरूरत नहीं है, जहाँ पे एक बंदा वर्ल्ड कप जीता हुआ है और एक बंदा डोमेस्टिकली बहुत अच्छा खेला हुआ है, ट्रेबल जीता हुआ है। यहाँ पे इट इज अबाउट बेलिंगम एंड मूसियाला। दोनों ही वर्ल्ड कप भी नहीं जीते, दोनों ही ट्रेबल भी नहीं जीते, ना यूसीएल जीते। गिव मी वन रीजन व्हाई बेलिंगम डिजर्व्ड इट ओवर मूसियाला। अब मैं इसमें भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि पहली बात तो जो डिबेट थी वो बेलिंगम मूसियाला के बीच में होने वाली थी और कोई भी प्लेयर पास में नहीं था। मूसियाला बेचारे ने वीडियो बना के उसको कांग्रेचुलेट करते भेजा है भाई। थर्ड पेड्री आया था, बाल्डे 7th आया था सरप्राइजिंगली, वो भी थोड़ा सरप्राइजिंग चीज़ है। बट अगर मैं इन दोनों की बात करूँ स्पेसिफिकली, बेलिंगम के लास्ट सीजन 14 गोल्स थे और 7 असिस्ट थे, मूसियाला के 16 गोल थे और 16 असिस्ट थे। 32 गोल कंट्रीब्यूशन सीजन था। जिनको नहीं पता है, ही वाज आर्ग्यूएबली द मेन मैन ऑफ बायर्न म्यूनिख लास्ट सीजन। पीएसजी के अगेंस्ट भी हमने ये चीज मेंशन भी करी थी अपने रिव्यू में, जो हमने पीएसजी वाले मैच का रिव्यू बनाया था, हाउ मूसियाला वाज लिटरली अनप्लेएबल भाई साहब। जिस तरीके से वो ड्रिबल करके चांस क्रिएट करता, ही वाज अनप्लेएबल। तुम्हें याद नहीं जब लास्ट टाइम आई थिंक गावी को मिला ना लास्ट टाइम, हाँ, तब वो किसी ने ट्वीट किया था ना, डेविस ने किसने, कि मूसियाला डिजर्व्ड इट। हाँ, एंड दे कांट टेक अवे व्हाट यू डिजर्व वेरी फॉर लॉन्ग बेसिकली, कि अल्टीमेटली तुम्हें मिल ही जाएगा, राइट, इफ नॉट दिस ईयर द नेक्स्ट ईयर। एंड बाय द वे जब वो नॉमिनेशंस दिखा रहे होते हैं ना, क्योंकि मैंने फोटो खींची थी इस चीज़ की, आई वांट टू डिस्कस दिस। बेलिंगम का जो नॉमिनेशन था उसमें दिखाते हैं 15 गोल और 8 असिस्ट, ओके, एंड अकम्पलिशमेंट में लिखा होता है सेकंड इन बुंडेसलीगा। ओ भाई साहब। एंड जब बेलिंगम ट्रॉफी जीतता है, उसके बाद जो ड्रोग्बा के साथ जो लड़की थी, जो कि प्रेजेंटर थी, लड़की जो प्रेजेंटर थी, फीमेल प्रेजेंटर, वो कहती है यू हैव, पता नहीं क्यों बोलती है, यू हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर लास्ट ईयर व्हेन यू वर प्लेइंग फॉर डॉर्टमुंड, नॉट फॉर रियल मैड्रिड। क्यों मतलब तुम मॉक करना चाह रही हो? एंड इट डिड नॉट मेक एनी सेंस टू मी व्हाई ही, इसमें क्या टेलर स्विफ्ट वाला सही में सीन है? यार हो सकता है पहली बात तो, क्योंकि अगेन ये काफ़ी अवार्ड्स काफ़ी पीआर के बेसिस पे दिए जाते हैं। एक जो मेरे को पॉइंट लगता है बस, जो कि मूसियाला के अगेंस्ट जा सकता है, एंड दैट इज़ द ओनली पॉइंट, वो सिर्फ यही हो सकता है कि
जर्मनी ने जैसे अंडर परफॉर्म करा इन द वर्ल्ड कप एंड इंग्लैंड ने ठीक ठाक परफॉर्म करा था, प्लस बेलिंगम वाज आल्सो वेरी मेजर पार्ट ऑफ दैट टीम. उसने शायद आई थिंक 2 गोल मारे थे और 1 असिस्ट भी दिया था. या मतलब चलो मैं गावी के लिए कहता हूँ, गावी ने 5 गोल 6 असिस्ट दिए बीइंग एन इंटीरियर, एंड वो ला लीगा भी जीता और नेशंस लीग भी जीता भाई. तो कंट्री और क्लब दोनों के साथ सक्सेसफुल रहे. हाँ, तो मतलब क्या मुसियाला को भी छोड़ा, हाउ डज ही फिनिश अबव गावी आल्सो? आई थिंक मेरा अगेन आई थिंक स्पेन ने भी काफी अंडर परफॉर्म करा था इन द वर्ल्ड कप. आई थिंक राउंड ऑफ 16 में वो लोग बाहर हो गए थे. एक वो पॉइंट आएगा, प्लस आई थिंक इधर वे गावी को 2 साल लगातार नहीं मिलने वाला था. एक वो पॉइंट वो भी आएगा. नो वे दे वर गोइंग टू गिव दैट अवार्ड टू गावी 2 times. आई थिंक कोपा ट्रॉफी किसी को भी 2 बार नहीं मिली, इवन एम्बापे को नहीं मिली. देन व्हाई नॉट से समबडी लाइक कामाविंगा जो कि वर्ल्ड कप फाइनल्स तक पहुंचा है और उसने कोपा डेल रे भी जीता हुआ यार, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल्स में उस फ्रांस टीम को बहुत मेजर पार्ट था नहीं इस रीजन से, क्योंकि वो रेगुलरली स्टार्ट भी नहीं कर रहा था. तो आई थिंक क्योंकि रैबियो कर रहा था, चुआमेनी कर रहा था और ग्रीजमैन आ गया था ना वो पीछे खेलने, तो वो सीन हो गया था. देन व्हाट अबाउट पेड्री जो कि अपनी लीग भी जीता है, सेकंड ईयर लीग में. प्रॉब्लम है पेड्री के स्टैट्स अच्छे नहीं है. पेड्री के स्टैट्स काफी पीछे हैं बेलिंगम से, प्लस वो काफी इंजर भी हुआ है. ट्रॉफी भी तो है ना, बेलिंगम का ट्रॉफी नहीं है. नहीं, हाँ वो चीज सही रहेगी, बट आई थिंक कि जो कोपा ट्रॉफी होती है, आई डोंट थिंक वो लोग उतने, क्योंकि स्पेसिफिकली टाइटल्स उतने मैटर नहीं करते, क्योंकि वो उसका अगर डिस्क्रिप्शन भी देखोगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली वो किस चीज पे दिया जाता है, तो उसने कहा बेस्ट टैलेंट ऑफ द ईयर. तो आई थिंक वो ईदर वे इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ओके, बेस्ट टैलेंट ऑफ द ईयर इज इंटरेस्टिंग. हाँ, इट्स नॉट बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द ईयर. हाँ, राइट. बेस्ट टैलेंट ऑफ द ईयर, इंटरेस्टिंग. Maybe that could be a reason why he won it over Musiala. But even in terms of talent, would you say Musiala से ज़्यादा चल रहा है वो in the last year? He showed more talent. नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली अवार्ड मूसियाला को मिलना चाहिए था. इवन ये वर्ल्ड कप वाला पॉइंट मैं एक हद तक मान सकता हूँ, बट भाई मूसियाला ने अगर एट दैट एज व्हेन यू आर इवन नॉट इवन 20, अगर उस एज में आप बायर्न म्यूनिख जैसी टीम के बेस्ट प्लेयर हो, लिटरली जो PSG से मैचेस हुए हैं उसमें आपको मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिल चुका है. जर्मनी में भी यू आर प्लेइंग अ वेरी क्रूशल रोल. 32 गोल असिस्ट सीजन जाता है आपका. देयर इज नो वे यू कांट विन दिस अवार्ड. तो इन माय ओपिनियन अल्टीमेटली मूसियाला को मिलना चाहिए था अवार्ड. बट हाँ भाई, आई थिंक एक तो इसमें काफ़ी मेजर पार्ट वो PR का भी आता है. एंड कितना भी लोग कह ले कि वोटिंग पीरियड चला गया होगा, पहले नहीं होगा, आई थिंक काफ़ी मेजर पॉइंट ये भी आया कि मैड्रिड में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है. कहीं ना कहीं वो चीज़ आई 100% आई. राइट. बट ठीक है, आई थिंक इसमें हम अग्री करते हैं कि मूसियाला को मिलना चाहिए था आइडियली. मूविंग ऑन टू द आई थिंक वुमेन्स बैलेट डॉग के जल्दी से मेंशन कर लेते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली वी डोंट फॉलो वुमेन्स फुटबॉल दैट मच. आइनाता बोथमानी, क्या नाम है भाई, आइताना बोनमाती, सॉरी फॉर मिसप्रोनाउंसिंग द नेम, बारसा से खेलती है एंड स्पेन से वर्ल्ड कप जीता है. जो अपना अलेक्सिस पुतेयास करके उसका नाम है, जो 3-4 बार इस बार वो मैं थोड़ा बिकॉज आई डोंट नो कि क्या चल रहा था. मुझे वही पता थी, मुझे बस वही बात पता थी. हाँ. सो आई वाज मतलब मुझे लगा था कि अच्छा इसको क्यों नहीं मिला, क्योंकि लड़कियों की मेसी है. हाँ, लड़कियों की मेसी है, क्योंकि वो भी बारसा से खेलती है और वो भी स्पेन से खेलती है. तो मे बी अपना बोनमती हैड अ बेटर कंट्रीब्यूशन. बट नाइस टू सी कि एक और बार्सिलोना प्लेयर को मिल रहा है, अच्छा लगा देख के. एंड वो डोमिनेशन जो है लड़कियों में स्पेन और बार्सा की पर्टिकुलरली वो बढ़ते ही जा रही है. डेफिनेटली. तो शाउट आउट टू बोनमती एज वेल. बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बिग गन्स, बिकॉज पहले तो गर्ड मुलर ट्रॉफी की बात करते हैं. ये ऑफ कोर्स हालैंड को ही मिलना था, जिनको नहीं पता था, बिकॉज प्योरली स्टैटिस्टिक बेस्ड है. हाँ, एंड वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, बैलन डॉर तो मिलना नहीं था. तो यहाँ पे इट वाज जेन्युइनली इट वाज अ गोल्डन बूट बेसिकली. बैलन फ्रांस ने अपना गोल्डन बूट बना दिया, गोल्डन बूट फॉर द होल सीजन. हाँ, और उसमें एक्चुअली में टॉप 5 में मेसी भी था, नंबर 4 पे मेसी भी था, इनफैक्ट लेवेंडोस्की से ऊपर था. एंड फिर हैरी केन आता है, फिर एम्बाप्पे आता है और ऊपर सबसे ऊपर हालैंड आता है. तो ये तो इसमें डिस्कशन की बात है ही नहीं, मेरिट की बात है ही नहीं, बिकॉज ये प्योरली स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है. तो जिसके स्टैट्स बेटर होंगे वही जीतेगा. एंड ऑफ कोर्स हालैंड से ज्यादा गोल किसी ने नहीं मारे थे, तो इट वाज डेस्टिन्ड कि वही जीतेगा. पिछले 2 बार से लेवेंडोस्की जीता हुआ आ रहा था. अब हम देखते हैं कि जब इसकी वो वीडियो दिखानी शुरू करते हैं तो अब ऑन पेपर तो देख के लगेगा ही लोगों को कि सारे टैप नहीं दिखा रहे हैं भाई बॉक्स के अंदर ही अंदर. अब ऑफ कोर्स उसमें लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या आर्ट रिक्वायर्ड होती है, कैसे रन्स बनाता है, कैसे स्पेस क्रिएट करते हैं, वो थोड़ी टेक्निकल चीज़ें. बट व्हाट वाज फनी वाज कि जब वो वीडियो ख़त्म होती है उसके बाद गैरी लिंकर बोलता है, लिंकर है लिनिकर है बोलते हैं जो भी है, कि शायद आपको देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी सारे जो है इसमें से टैप-इन्स है बॉक्स के अंदर, बट यू डोंट रियलाइज दी how difficult it is to be always present in that moment for the perfect ball.
तो वो काइंड ऑफ जस्टिफाई सा कर रहा था एंड इट काइंड ऑफ सीम्ड वेरी वियर्ड कि हमने तो बोला भी नहीं भाई, हालैंड भी सोच रहा होगा भाई तू बोला ही नहीं, किसी ने बोला थोड़ी जो तू जस्टिफाई कर रहा है। तो थोड़ा वियर्ड था भाई वो देखने में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट वो थोड़ा कैटलॉग देखने में फनी तो था ही, क्योंकि लाइक हम तो एनालाइज कर रहे हैं उसके बाद भी थोड़ा फनी लग ही रहा था देखने को, क्योंकि भाई वो सारे काफी गोल्स तो एम्प्टी नेट में जा रहे थे। एक मैंने ट्वीट देखा था उसमें लिखा हुआ था Ballon d'Or ceremony, क्या कहते हैं, Ballon d'Or presenters reminding everybody why Erling Haaland did not deserve the Ballon d'Or। क्योंकि एक तो सारे गोल दिखाए उन्होंने 56 समथिंग गोल्स, तो सारे गोल दिखाए। थोड़ा सा awkward सा लग रहा था, पता है हाँ, कि कब खत्म होने वाला, एग्जैक्टली सारे गोल दिखाए। ऑब्वियसली 85% ऑफ दोज वर टैप-इन्स, और काफी तो ये थे कि जो एकदम ही एम्प्टी नेट पे मारे थे गोल। बट हाँ यार वो गैरी लिनेकर जो भी उसका नाम है, उसने जितना भी बोला whether it was required or not that is something else, but जो भी उसने बोली वो सही चीज़ है। It is his job obviously। उससे पूछा भी गया था कि how are you always present at the right time at the right place, उसने कहा it is my job, that's why I'm winning this award, क्योंकि ultimately मैं वो अपने जो भी जॉब करता हूँ अच्छी करता हूँ। And as a striker उसके लिए एक बहुत अलग लेवल का स्किल सेट चाहिए। हाँ, right। शायद on the ice इतना अच्छा ना लगे देखने में, बट उसके लिए काफी स्किल चाहिए। And again I'll say that only कि अगर it's that easy तो भाई और कोई बाकी लोग नहीं मार पा रहे। तो हाँ भाई आई थिंक ऑब्वियसली इसमें तो कुछ डिजर्विंग अनडिजर्विंग की बात भी नहीं है, ऑब्वियसली हालैंड डिजर्व्ड इट, बट हाँ वो थोड़ा फनी मोमेंट तो था भाई साहब। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैलन डोर, राइट, मेंस बैलन डोर विनर 2023। जब इसके फाइनल 4 जो रिवील हुए थे, डे ब्रुयना, हालैंड, अपना एम्बाप्पे और मेसी, बाद में प्रेडिक्शन सही थी। अच्छा हाँ, हमने लास्ट वीडियो प्रेडिक्शन की थी, उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में कार्ड में लिंक कर देंगे, आप चेकआउट कर लेना। एक्चुअली मैं टॉप 5 की प्रेडिक्शन, इसमें टॉप 6 कह सकते हो, विनीशियस भी था, हाँ। पूरी एक्यूरेट थी भाई। उसमें दिखाते हैं कि टॉप 4 बताए हुए थे, टॉप 3 कभी बताते नहीं है, टॉप 4 के बाद सिर्फ विनर बताते हैं। बट कैमरे पे ऑलरेडी वो तीनों को दिखा रखा था, क्योंकि हालैंड कह रहा हूँ, डे ब्रुयना वहाँ पे आया नहीं था, तो रिवील ही करते थे कि 4th आया, थोड़ा अजीब लगा था मुझे। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉप 3, क्विकली डिस्कसिंग ग्रीजमैन 21st आता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? भाई मुझे तो लगता है कि बड़ी स्ट्रेंज था ये, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल तक गया था, वर्ल्ड कप ईयर है, वर्ल्ड कप ईयर था, एग्जैक्टली। मतलब पता है यहीं पे तो मुझे लगता है कि अगर आप वर्ल्ड कप को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो फिर दे ही दो, नहीं दे रहे तो मत ही दो। ये क्या हो रहा है कि कुछ प्लेयर्स के लिए हम दे रहे हैं, कुछ प्लेयर्स के लिए नहीं दे रहे हैं। ये ग्रीजमैन कैसे बाहर रह सकता है टॉप 10 के? आई डोंट गेट कि टॉप 10 के बाहर भी कैसे था ग्रीजमैन, क्योंकि लास्ट सीजन उसका ओवरऑल अगर हम लोग देखें सीजन तो 38 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। इट इज नो जोक भाई। टॉप 10 में तुम किसको बाहर निकालते? अल्वारेस वर्ल्ड कप जीता है, ट्रिपल जीता है, मतलब वही बात है ना कि ट्रॉफी वाला सीन हो गया कि सिर्फ ट्रॉफी के बेसिस पे उसको डाल दिया गया, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली उसके स्टैट्स आर नॉट अप देयर। वर्ल्ड कप स्टैट्स बेटर थे उसके। नहीं मतलब कहने को कर सकते हो, क्योंकि रोल भी तो डिफरेंट था एकदम। एक तो आउट एंड आउट स्ट्राइकर है, एंड ग्रीजमैन तो मिडफील्डर था, ऑन पेपर भी मिडफील्ड था, ऑन पेपर भी मिडफील्ड था। तो आई थिंक इधर वो उसके स्टैट्स कंपेयर करना इज नॉट राइट। और अगर हम लोग बेस्ट प्लेयर की बात करें, इट इज अ वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट कि उस पूरे थ्रू आउट दैट वर्ल्ड कप कैंपेन ग्रीजमैन वाज फ्रांस बेस्ट प्लेयर अंटिल द फाइनल्स, जब एकदम से सारे लोगों ने नैरेटिव शिफ्ट कर दिया था कि मेसी बैलन डोर जीतेगा। राइट। तो मुझे लगता है कि अगर आप वर्ल्ड कप को इंपॉर्टेंस दे ही रहे हो तो दे ही दो, क्योंकि उसका ओवरऑल सीजन भी अच्छा ही गया था। एंड नहीं दे रहे हो तो ऐसा मत करो कि कुछ प्लेयर्स के लिए दे रहे हैं, कुछ प्लेयर्स के लिए नहीं दे रहे। तो इधर मुझे लगता है कि वो टॉप 10 के बाहर जो भी उनकी लिस्ट होती है वो रैंडम डाल देते हैं। मुझे लगता है कि भाई कुछ अब तो फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी डाल दो, कैसे भी डाल दो। आई थिंक भाई 2 लोगों की और बात करूंगा। रूबेन डियाज मुझे लगा थोड़ा ऊपर फिनिश करना चाहिए था, 30th आया था लिटरली, एंड ट्रिपल जीता एंड ही वाज वेरी गुड। बस पोर्चुगल के लिए भी क्वार्टर्स तो गई था। एग्जैक्टली, तो आई थिंक ऊपर फिनिश करना चाहिए था। लेवेंडोस्की के लिए मैं कहूंगा भाई कि इतना बड़ा फॉल आया है, अभी 2 साल पहले तक रॉब्ड वाले शाउट्स थे, और बेचारा अब टॉप 10 में भी नहीं है यार। राइट। He will never win a Ballon d'Or again. अब नहीं, again क्या मतलब never win a Ballon d'Or? Very honestly speaking, I think चलो टॉप 10 में भी आ सकता है बाद में, टॉप he is not making टॉप 5 आगे चल के भी। Although I think he did have a case to finish above Salah. See Salah का भी इसके भी मैंने स्टैट्स नोट करे थे वैसे, लेट मी चेक, क्योंकि इनके स्टैट्स भी क्लोज हैं बट सलाह के थोड़े से बेटर हैं। सलाह के है 56 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन सीजन गया था उसका, लेवेंडोस्की का 46 गया था। नाउ 10 गोल कंट्रीब्यूशन का फर्क है, राइट, बट ही वन द ला लीगा लिवरपूल के साथ। लिटरली दे वर शैम्बल्स भाई लास्ट सीजन। एंड मेरे को बस एक पॉइंट ऐसा लगता है कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर वी लाइक इट और नॉट, यहाँ पे प्रीमियर लीग बायस आता है, इंग्लिश लीग बायस। ये तो मुझे 100% पता है, क्योंकि लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि उसको मॉडरिच के ऊपर फिनिश करना चाहिए था, टॉप 10 में आना चाहिए था। राइट।
भाई तुम किस बेसिस पे क्या सोच रहे हो? आई थिंक ये इंग्लिश बायस आता है, एंड सेकेंडली बस एक और रीजन मुझे लगता है कि वाई लेवेंडोस्की एकदम से इतना नीचे गिर गया इज बिकॉज वर्ल्ड कप के बाद ही वॉज वेरी बैड. एंड बाय द वे वर्ल्ड कप ईयर है तो पोलैंड ने वर्ल्ड कप खेला था, इजिप्ट क्वालिफाई भी नहीं करी थी, राइट. तो दैट इज आल्सो अ प्लस फॉर लेवेंडोस्की. आई डोंट नो व्हाई नोबडी इज टॉकिंग अबाउट लेवेंडोस्की फिनिशिंग एट नंबर 12 एंड पीपल आर जस्टिफाइंग कि सला को तो और ऊपर आना चाहिए था. भाई सला पहले लेवेंडोस्की से ऊपर कैसे आया ये तो बताओ. हाँ, तो हाँ, बट कंटिन्यू. व्हाट मतलब मुझे लगता है कि अल्टीमेटली सला वाज मोर डिसाइसिव फॉर लिवरपूल फॉर हिज टीम दैन लेवेंडोस्की वाज फॉर बार्सिलोना, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद हमने बहुत मेजर डिप देखा था, जो डिप अभी तक बाय द वे कंटिन्यू हो रहा है. अभी तक वी हैव नॉट सीन दैट सेम लेवेंडोस्की प्री वर्ल्ड कप लेवेंडोस्की में अभी तक देखने को मिला नहीं है वापस. तो आई थिंक कि वो जिस तरीके से आप सीजन एंड करते हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपकी बैलेंडोर रैंकिंग्स ही स्टिल वन द पिचिची. नहीं, पिची तो बल्कि सला डिड नॉट, बट मेरा पॉइंट ये है कि आप कैसे सीजन एंड कर रहे हो. इफ यू अगर आप डाउनहिल जाते हो सीजन एंड करो या फिर आप अपहिल जाते हो कर रहे हो. बट लॉजिकली डिड ही डिजर्व टू बी बिलो सला? नहीं करता था. एग्जैक्टली माय पॉइंट. क्योंकि एंड पीपल शुड बी क्वाइट ऑनेस्ट अबाउट दिस बिकॉज़ ये सला को वही प्रीमियर लीग वाला ही बायस लगता है. ये प्रीमियर लीग वाला भी वी डोंट अंडरस्टैंड दिस बट वी वेरी वेल नो दैट इट एग्जिस्ट्स. पॉइंट ये है. तो ये चीज़ होनी थी. आई थिंक बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं था मेरे लिए, बट हाँ लेवेंडोस्की को कायदे से ऊपर फिनिश करना चाहिए था उसके. मूविंग ऑन, मॉड्रिच. राइट. लोग कह रहे हैं कि टॉप 10 में फिनिश नहीं करना चाहिए था. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? भाई आई थिंक 3 ट्रॉफी जीता था एंड सेमीफाइनल तक गया था भाई साहब क्रोएशिया के साथ. नोबडी एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली, क्योंकि सब लोग यही कह रहे थे कि 18 में आ गए थे. ये 2022 टीम इज नॉट दैट 18 वाली. एंड दे बीट ब्राजील एग्जैक्टली फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड. राइट. तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लास्ट सीजन तक तो वो स्टार्टर भी था. तो आई डोंट थिंक एनी रीजन वाई. प्लस वी नीड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन भाई. 38 की एज में मॉड्रिच टॉप 10 में है. इट इज क्रेजी. एंड वी यहाँ पे शायद इस चीज़ को इतनी अटेंशन दी नहीं जा रही है, बट हम लोग चावी, इनिएस्टा, क्रूज की बात करें, इनमें से कौन बंदा है जो टॉप 10 में फिनिश करा है इस एज में? अब तो 38 की एज में तो खेल ही नहीं रहे थे चावी, इनिएस्टा. तो क्रूज भी पहली कर जाएगा. हाँ, क्रूज भी पहली कर जाएगा. 38 की एज में यूर बॉर्डर लाइन 40, वहां पे आप टॉप 10 में फिनिश कर रहे हो. इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट भाई साहब, जो कि लोग बात करेंगे नहीं शायद इस बारे में. एंड हु नोज, मे बी if hypothetically he wins the Euros next year, maybe he'll be in the top 5. हाँ, right. तो crazy. मतलब हाँ भाई, good shout out to Modric as well. Vinicius number 6 बनता है. हाँ, I think बनता है. No questions. Top 5 पे Rodri at 5th. Do you think he should have ended up higher? नहीं, I think सही पोजीशन थी उसकी. एक ही हायर होता ज़्यादा से ज़्यादा, क्या अपना De Bruyne के ऊपर हो जाता. Like जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, कैसे जब वो अपना बैलेंडो वाली बात करते थे predictions, कि शायद एम्बापे कैन बी 5th ऑल्सो, क्योंकि मतलब 3, 4, 5 की बात कर लेते हैं यहाँ से, फिर हालैंड और मेसी की बातें करेंगे. बिकॉज हमने डिस्कस किया था कैसे कि एक काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि फ्रांस के खुद के लोग उसको इतना पसंद नहीं करते. एंड देयर इज अ रीजन व्हाई दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट ही फिनिश्ड इन द टॉप 3. आज से पहले कभी वो टॉप 3 में एंड ही नहीं करा था, विच इज ऑल्सो क्वाइट सरप्राइजिंग. बट आई थिंक वही है, वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंस दी गई अल्टीमेटली. एंड एटलीस्ट वो ट्रेंड कंसिस्टेंट था टॉप 10 में, तो वो अच्छा लगा मुझे देख के. टॉप 10 के बाहर तो वो एकदम ही रैंडम था. तो एम्बापे उसके चलते हुए आई थिंक टॉप 3 फिनिश करा. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. डे ब्रुयना से ऊपर फिनिश करना चाहिए था रोड्री को क्या? यार आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कैंपेन था उस टाइम पे, डे ब्रुयना देखने में भी क्या, वैसे भी आई थिंक ही वाज इक्वली इंपॉर्टेंट भाई. जितना रोड्री था उतना ही डे ब्रुयना भी था. इट इज जस्ट दैट कि हालैंड ने सीजन अपनी परफॉर्मेंस इतनी ऊपर कर दिया कि देखने में लग रहा है कि डे ब्रुयना के बिना भी टीम बहुत अच्छी है. एंड रोड्री का प्रॉपर कोई एज अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है नहीं, इसलिए टीम इतनी स्ट्रगल कर भी रही है. आई नो रोड्री इज वेरी गुड, बट डे ब्रुयना इज ऑल्सो डे ब्रुयना भाई साहब. तो आई थिंक अगर कोई भी ऐसा कह रहा है कि नहीं डे ब्रुयना डिजर्व नहीं करता था 4th पे होना, आई थिंक आई डोंट अग्री विद दैट. ट्रू, बट ठीक है भाई, यहाँ से टॉप 2 की बात करते हैं. एंड अल्टीमेटली जो विनर था वो तो सबको पता ही है. राइट. इट हैड टू बी लियोनेल मेसी. तो इसी ओकेजन में कहूंगा तुमसे वो ट्रॉफी भाई मेरे को हैंड ओवर करो. अच्छा, ओ राइट, ये भी तो होना था. ये तो कैसे भूल सकते हो भाई तुम? भाई साहब, थैंक यू भाई, थैंक यू. उल्टा क्यों दिखा रहे हो भाई, ऐसे देखो. थैंक यू. अब ये मैं लेके बात करूंगा सारी. ठीक है, बाकी 7 कहाँ हैं आज का? हाँ भाई, बाकी 7 कहाँ हैं भाई? तो भाई मेसी जीत जाता है ट्रॉफी, 8th बैलन डोर. अब जरा जल्दी से वो बात करते हैं अबाउट हाउ ही रिसीव्ड इट, व्हाट इट मीन्स फॉर हिज लेगेसी, कैसा लगा सेरेमनी, एंड फिर रोनाल्डो की बातें करेंगे. पहली बात तो जो उसके लिए वो दिखाया गया वीडियो, इट वाज द बेस्ट वीडियो राइट टिल दिस डेट इन द बैलन डोर.
सरप्राइजिंगली तो उसकी फैमिली का कुछ नहीं दिखाया गया। हाँ, प्लस वो जो इन्फिनिटी वाली चीज उन्होंने करी है वो crazy काफी था अच्छी है। भाई, वो- नहीं, I think वो एसोसिएट हो जाएगी अब मेसी के साथ, वो ऐसी चीज है। नहीं बट वो भाई मार्केटिंग क्रिएटिविटी, हाँ, मैंने हाँ, सोचा ही हाँ। था कि ये 8 का वो बना देंगे। सेम मुझे भी नहीं लगा था। बट वो जिस तरीके से पूरा उसके करियर दिखाते हैं, सारे बैलेंड ऑफ विंस दिखाते हैं, और फिर एंड में वो ऐसे फेड होते होते दिखाते हैं, इन्फिनिटी 8 बना हुआ है, फिर उसको ऐसे रोटेट कर दिया और फिर ऐसे लिखा हुआ है मेसी इज इन्फिनिटी। प्लस वो पूरी डाउनहिल वाली स्टोरी भी दिखाते हैं ना कि अर्जेंटीना के साथ कैसे कैसे हारा हाँ, है। पहले फिर comeback 5 story। बैलेंड ऑर दिखाते हैं, फिर वो हाँ। दिखाते हैं फाइनल्स हार रहा है Right। वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर दिखाते हैं कोपा जीता हाँ। तो 7वां बैलेंड ऑर मिला, और फिर वर्ल्ड कप जीता तो ऑफ कोर्स 8 Right। बैलेंड ऑर मिला, और फिर लिखा होता है टाइम इज इन्फिनिटी, और फिर Messi is मेसी इज infinity। हाँ इन्फिनिटी। भाई, भाई दिस हैज टू बी द क्रेजीएस्ट टैगलाइन दैट बैलेंड ऑर हैज एवर प्रोड्यूस्ड। राइट। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट एज अ रोनाल्डो फैन? नहीं ऐसा रोनाल्डो फैन क्यों आता है भाई, बट हाँ यार, नहीं काफ़ी अच्छी सेरेमनी थी। एक चीज़ जो यहाँ पे कॉल आउट करी जा सकती है वो ये है, एंड ये भी थोड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आएगी यहाँ पे, थ्योरीज आएंगी, सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक। क्यों पहले से ही बता दिया गया था कि मेसी बैलन डोर जीतने वाला है? तो पहली बात तो दिख रहा ना भाई भाई मतलब मैं तो इसमें कॉल आउट करूंगा फैब्रिज़ियो रोमानो को। आई थिंक बहुत ही नीच हरकत थी भाई। नहीं, आई थिंक फैब्रिज़ियो को कॉल आउट करना सेंस नहीं बनेगा। क्यों? जिसका काम ही ये चीज़ है, ये चीज़ फ्रांस फुटबॉल से आनी चाहिए, तो या अच्छा, फिर जो सोर्सेज हैं ये उसके। तो हम लोग बिहाइंड द सीन्स ये बातें कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले। मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि फैब्रिज़ियो रोमानो इज जस्ट द, जो कहते हैं ना प्यादा जो होता है चेस के टेबल पे। आई थिंक ऑन द डार्कर साइड कि बैलन डोर ने ही लीक करवाया है फैब्रिज़ियो रोमानो के थ्रू, बिकॉज इफ यू आर टेलिंग मी कि फैब्रिज़ियो रोमानो को पहली बार पता चला है बैलन डोर सेरेमनी से कि कौन जीतने वाला है, इस साल पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि उसने कंफर्म कर दी थी वो चीज़, लाइक 100% कंफर्म। लाइक उसने बोल दिया confirm। तो मैं नहीं मानूंगा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। उसको हर साल पता होता है कौन जीतने वाला है, उसके इतने सोर्सेज हैं, बट इसी साल उसने रिवील क्यों करा? आई थिंक कि बैलन डोर ने उसको कहा था कि तो आप रिवील कर दो ये चीज। 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये, दे वांटेड दिस टू बी, मतलब एवरी व्यूअर, एवरी विजिटर इन दैट हॉल, सब इस इंटेंशन से आए कि दिस इज द फाइनल बैलन डोर फॉर मेसी, दिस इज द एंड ऑफ एन एरा। तो आप वो माइंडसेट में आओ और सेलिब्रेट करो इस मोमेंट को। दैट कुड बी वन रीजन, अ पॉजिटिव रीजन। द डार्कर रीजन कुड बी मेक दिस पब्लिक, एंड अब रोनाल्डो की फैन बेस रोएगी पूरी, हालैंड की फैन बेस रोएगी पूरी, मेसी की फैन बेस जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे, और वो कंट्रोवर्सी राइल अप बेसिकली हाइप बहुत बढ़ जाएगी, हाइप बढ़ जाएगी और क्लिक्स बहुत आएंगे। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? सी, फ्रांस फुटबॉल ने अगर ये चीज करी है, अगेन आई वुड नॉट बी वेरी सरप्राइज्ड बाय दिस। डू यू थिंक इट डिड नॉट हैपन? आई थिंक इट डिड भाई, clearly। यार मतलब आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ हुई या नहीं है, क्योंकि अगेन दिस इज अ वेरी बिग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एंड वी डोंट रियली हैव अ, मतलब थोड़ा सा भी प्रूफ है नहीं इस चीज़ को बैक करने के लिए। जो लोग फैब्रिज़ियो को कॉल आउट करेंगे मैं उससे तो नहीं करूँगा, क्योंकि भाई अगर मेरा काम ये होता न्यूज़ ब्रेक करना तो मैं भी कर ही देता ये, क्योंकि एक साल की सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही होती है कि बैलन डोर किससे मिलने वाला है, सबसे ज़्यादा क्लिक्स वाली चीज़। तो अगर मेरे को वो न्यूज़ पहले मिल जाएगी तो मैं भी ब्रेक कर दूंगा फेमस होने के लिए, या फिर जो भी मेरा भाई रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए। बट अगर ये फ्रांस फुटबॉल ने एक्चुअली करा है तो भी आई एम नॉट वेरी सरप्राइज बाय दिस, क्योंकि वो क्लिक्स वाली चीज़ जेन्युइनली मैटर कर सकती है। तो वो जो पॉजिटिव रीजन है वो तो मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल भी है। यार पता नहीं, मुझे नहीं लगता ये यार, क्योंकि ये नैरेटिव तो ऑलरेडी था। ऐसा तो नहीं है कि लोग नहीं सोचे थे ये चीज़ कि मेसी का लास्ट बैलन डोर होगा तो ये चीज़ तो लोगों को पहले भी लग रही थी। पॉइंट इस कि वो हाइप कैसे क्रिएट करें उस चीज़ की, वो यही था कि भाई थोड़ा पहले बता दो सबको कि ये जीतने वाला है, और फिर सबको भिड़ने दो आपस में, फिर देखते हैं क्या निकलता है अल्टीमेटली। एंड वो काम भी करा, पहले से डिबेट्स होने लग गई थी, पहले से कंट्रोवर्सी फैला हुआ था। जब बैलन डोर स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे जो चीज़ें ट्रेंडिंग थी, मैं आपको बता दूं, बैलन डोर ट्रेंडिंग था, रिग्ड, रॉबरी, रोनाल्डो, हालैंड, सब ट्रेंडिंग चल रहा था उस टाइम पे। तो दिस इज व्हाट दे वांटेड अल्टीमेटली। तो आई थिंक अगर ये चीज़ ये चाहते थे वो लोग, तो वो काम करी भी है उनके लिए। एंड अगेन आई एम नॉट वेरी सरप्राइज कि फ्रांस फुटबॉल ऐसी गलीचता पे उतर सकता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है ये। मतलब हाँ, बट फिर उसके ऊपर आते हैं। आई थिंक फर्स्टली द मेसी इज इन्फिनिटी टैगलाइन, I think one of the most beautiful things to have happened to his career. Definitely. He will be remembered by this. 8 को ऐसे tilt करके infinity बना देना. What do you think it means for his legacy now that he has won it? हम उस डिबेट पे नहीं जाएंगे क्या वो डिजर्व करता था कि नहीं, इसके ऊपर हमने बहुत बार ओपिनियंस दे रखे हैं। एक वीडियो भी बनाई है भाई अलग से, तो आप चेकआउट कर सकते हो उन वीडियोस को। उसमें हमने बहुत क्लियरली बोला है कि इफ ही डिजर्व्स इट और नॉट।
उस डिबेट में हम नहीं पढ़ेंगे अभी. वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस बिफोर कमिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ रोनाल्डो. व्हाट डज इट मीन फॉर हिज लेगेसी? बिकॉज पता है एक पॉइंट मुझे ये लगा था, रियलाइज हुआ था, हमारी जनरेशन ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है स्टार्टिंग से, मेसी रोनाल्डो की राइवलरी. तो हम इस बात की इंटेंसिटी को जानते हैं कि कितनी बड़ी राइवलरी थी और कितनी क्लोज राइवलरी थी. बट आज से 50 साल बाद हमारे जो पोते होंगे या जो बेटे भी होंगे, वो पूछेंगे कि अच्छा ये, वो इंटरनेट पे सर्च करेंगे अच्छा बैलेंड डॉर सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो बोलेंगे मेसी रोनाल्डो की राइवलरी थी क्या पापा? तो क्या था इसमें बेसिकली? क्योंकि एक बंदा 8 जीता, एक 5 जीता, तो राइवलरी है क्या? राइट. आई थिंक ये जो भी राइवलरी है ये वो थ्रू द माउथ ही आप वो बता सकते हो, पास ऑन कर सकते हो उस चीज़ को. ये स्टैटिस्टिक वाइज शायद ऑन पेपर खत्म हो चुकी है, वो ऑन पेपर खत्म हो चुकी है. प्लस आई थिंक लाइक द ओनली वे इट कुड बी रिमेम्बर्ड इज कि उस टाइम तक, जब तक पोते होते हैं, उस टाइम तक भी रोनाल्डो जो टॉप स्कोरर ही रहो फुटबॉल का, तभी लोग कह सकते हैं कि नहीं पापा गोल्स तो सबसे ज़्यादा इसके हैं पर. तो वो चीज़ हो सकती है. बट मैं इन जनरल अगर वैसे बात करूँ, आई डोंट रियली थिंक दैट इट डज वेरी मच, दैट इट एड्स समथिंग मच मोर टू हिज लेगेसी. क्योंकि 7 पे भी वही रहती लेगेसी, 8 पे भी वही रहती. लाइक उस मोमेंट पे आ चुके हम लोग. एंड इट अगेन इट जस्ट टेल्स यू हाउ ग्रेट हिज करियर हैज़ बीन. कि वो 7 बैलेंड डोर से लेके 8 बैलेंड डोर में ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही उसके करियर में. 7 जीता था, 8 जीत गया. आई लाइक अब तो वो मीम्स बनने लग गए हैं क्या? कि किसी ने भी कितना किया बैलेंड डोर तो मेसी को ही जाना अल्टीमेटली. तो लाइक एक चीज़ वो लाइक कुछ लोग इस चीज़ को ट्रोलिंग वे में ले रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कॉम्प्लीमेंट नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एट द सेम टाइम इट इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम एज वेल. कि बैलेंड डोर तो मेसी को जीतना, कोई कुछ भी कर लो भाई साहब. तो आई डोंट थिंक कि बहुत लेगेसी ऐड हो रही है इसके थ्रू. बट वही बात है कि जो हम लोग जानते हैं, जिनने करियर देखा उसका, दे जस्ट नो कि भाई कितना बढ़िया उसका करियर रहा है. एंड सी हम लोग क्या बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे किसने कितने साल डोमिनेट किया. और बैलेंड डोर जो है वो मोहरत कहते हैं उस चीज़ को, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, मोहर होती है उस चीज़ की कि इसने डोमिनेट करा था ये साल. द फैक्ट दैट ही हैज 8 बैलेंड डोर्स, इसका मतलब कि उसने लाइक ऑलमोस्ट एक डेकेड तो आउट एंड आउट डोमिनेट कर दिया. मतलब ये तो लिखा हुआ है कि इसने डोमिनेट करा है. तो अगेन दैट जस्ट टेल्स यू कि कितना, हाउ ह्यूज, हाउ ग्रेट हिज करियर हैज बीन, एंड कितना प्रॉपर्ली डोमिनेट किया उसने फुटबॉल को थ्रू आउट हिज करियर. क्योंकि उसको तोड़ने के लिए अब 9 बैलेंड डोर जीतने पड़ेंगे. डू यू थिंक वी विल सी इट इन आवर लाइफ टाइम? नहीं 9 बैलेंड डोर नहीं. व्हाई नॉट? लाइक ये 9 बैलेंड डोर, क्योंकि यार आई थिंक अनरियल चीज़ है. लाइक अभी मैं हालैंड एम्बापे को देख रहा हूँ, पता है ये चीज़ मैंने बाद में थोड़ी नोटिस करी. इवन फॉर मैं रोनाल्डो के लिए मोस्ट गोल्स वाला रिकॉर्ड के लिए कहूँगा ये, भाई मुझे लगता है वो भी नहीं टूटने वाला इस साल में. क्योंकि आई जनरली थिंक दैट ही कैन अपना करियर जब वो खत्म करेगा तो ही कैन बी क्लोज टू 1000 गोल्स. जिस तरीके से वो गोल मार रहा है, ही विल बी. हाँ, एंड 1000 गोल्स मजाक थोड़ी है भाई. जिस स्पीड से हालैंड एम्बापे चल भी रहे. हालैंड का 56 गोल सीजन गया था, हम सोचे थे भाई क्या सीजन गया इसका. And that was normal for Messi and Ronaldo. हाँ वही तो 50 गोल तो मारते ही है. ला लीगा में मारे थे मेसी ने. हाँ राइट. तो लाइक आई जनरली डोंट नो, अगेन आई कुड बी प्रूवन रॉन्ग कि आगे चल के लोग कर जाते हैं उस चीज़ को सरपास. बट लाइक आई जनरली डोंट थिंक कि ये चीज़ होने वाली है. लाइक नॉट एटलीस्ट एम्बापे हालैंड से तो मुझे नहीं लग रहा कि हो पाएगी. आई थिंक इट विल हैपन इवेंचुअली. हाँ राइट, इवेंचुअली तो होनी. नेचर ऑफ लाइफ इज सच कि रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, तो कभी ना कभी तो होगा. बट हाँ, हमारे लाइफ टाइम में होना बहुत मुश्किल है. आई एम श्योर जब क्रोइफ ने 3 बैलेंड डोर जीते होंगे तब लोगों को लगता था कैसे 3 सब पास होंगे. अब 8 हो गए. बाय द वे पहले के 7 थे, वो जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में डाले थे कि उसको 7 बैलेंड डोर मिलते. तो अगर आप उसको भी काउंट कर लो तो मेसी अब ऑफिशियली मोस्ट बैलेंड डोर्स एवर हो चुका है. सो मतलब फॉर श्योर भाई ये तो अनपैरेलल्ड लेगेसी हो चुकी है. एंड जो मैं कहा था ना पॉइंट, क्या टेल इन द एंड कि मैं क्या कहने वाला था, कि वो मेसी की जो सेरेमनी हुई है बेसिकली उसकी वाइब क्या थी. Did you feel like it was a fitting ceremony for him? पहली बात तो ये. Like why do you ask this? मतलब was it the best Ballon d'Or ceremony for a winner you have seen? यार आई थिंक मोस्टली सारी सेरेमनीज ऐसी होती हैं जैसी होती है. आई थिंक जो चीज़ स्टैंड आउट करी थी, इनफैक्ट आई थिंक वो 7th बैलेंड डोर वाली ज़्यादा वो थी, अच्छी थी देखने में, क्योंकि वो उसको बैठाया गया था, फिर वो पूरा दिखा रहे थे. अच्छा, तो मैं उसी पे आ रहा था. मुझे लगता है 7th वाली बैलेंड डोर वाली सेरेमनी इतनी खास नहीं थी. मेरे ओपिनियन में what saved this Ballon d'Or ceremony as a special memory was the video. And जिस तरीके से उससे इतनी लंबी बातें करी गई हैं, इतना लंबा इंटरव्यू किसी का नहीं हुआ आज तक. बट जो 2019 का बैलेंड डोर था ना, जो उसका 6th बैलेंड डोर था, जब वो 6 दिखाए थे उसने साथ में, वो थोड़ी अलग वाइब का था. एंड दिस बैलेंड डोर सेरेमनी वुड हैव सरपास्ड इट अगर ये 8 बैलेंड डोर के साथ फोटो खिंचाई होती तो. मैं मतलब मुक्का मारूं भाई, क्यों नहीं खिंचाई है भाई अभी तक. जल्दी से खिंचा के डाल भाई वो फोटो, हमें देखनी है कि 8 को साथ में दिखाया जाए. आई वाज डिसअपॉइंटेड क्यों नहीं करी गई वो.
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक मेसी डिड नॉट इवन केयर. हाँ उसके एटीट्यूड से मुझे थ्रूआउट द सेरेमनी ये चीज लगी कि डज नॉट रियली केयर. घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दे रहे हो तो दो, नहीं दे रहे इवन बिफोर द बैलन डोर ये चीज थी. हाँ, लाइक ये तो बैलन डोर के बाद भी उस इंटरव्यू में ये चीज बोली है अपने. विच इज व्हाई मैं 19 की बात करूंगा. आई थिंक इट मैटर्ड टू हिम एट दैट मोमेंट. भाई वो टॉप पे आना था ना, 5 भी इक्वल थे, टॉप पे आना था उसे. एंड मतलब मे बी आई एम रॉन्ग विद दिस, बट उस टाइम पे जब वो बैलन डोर जीता था ना, पहली बात तो इट वाज लाइक द फाइनल स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी कि अब मेरे पास 6 हैं, आई एम अलोन एट द टॉप. दूसरी बात ये, उस टाइम पे मेसी भी चाहता था उस चीज को. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही डिड नॉट केयर क्लियरली. इवन ऑन द 7th बैलन डोर इट फेल्ट लाइक मुझे भी फ्रांस में सेटल होने दो, मेरे पास बहुत सारे सर दर्द हैं, अभी आई डोंट इवन केयर अबाउट दिस. कुछ ज्यादा हंस भी नहीं रहा था उस टाइम पे. वो 2019 वाले बैलन डोर वो जेन्युइनली हंस रहा था भाई. उसके शक्ल पे वो चीज थी कि फाइनली मेरे को 4 साल से नहीं मिला, 3-4 साल से फाइनली मुझे अब मिला ही. और फिर जो वो बैठा के आपको पूरा वो दिखाते हैं ब्लैकआउट करके, वो पहली बार हुआ था उस टाइम पे. और उसमें भी जो अच्छा ये 19 में हुआ थी ये चीज. अच्छा हाँ, तो फिर मेरे लिए भी 19 नहीं 20 में भी हुआ और 21 में भी हुआ था. अच्छा ओके बट 19 में पहली बार हुआ था जब उसकी पूरी फैमिली का वो दिखाया गया था. अब वो जिस तरीके से सीटियां बज रही थी, ताली बज रही थी, इट काइंड ऑफ फेल्ट वेरी फिटिंग. और फिर 6 बैलन डोर के साथ पूरी फोटो खिंचाई थी. वाई आई थिंक उस टाइम पे 6 बैलन डोर के साथ फोटो खिंचाई भी थी, विच इज माई लास्ट रीजन वाई इट वॉज ट्रूली स्पेशल दैट सेरेमनी. इट काइंड ऑफ फील्स लाइक सबको लगा था उस टाइम पे इसका लास्ट बैलन डोर है. हाँ ये तो अभी भी हमें भी, ये भी इसका भी लग रहा है, अभी भी लग ही रहा है. पता नहीं भाई क्या पता अगले साल. तो है. हाँ ये 7th पे भी लग रहा था वैसे. हाँ वही तो. आई थिंक 7th पे मेसी को नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ हो सकता है. मे बी ही डिड नॉट फील दैट वे. 9th में 12 में 9th क्यों कह रहा हूँ, क्या आ रहा है LM9. आई थिंक 6th बैलन डोर पे सबको लगा था कि ये जनरली लास्ट है एंड सेवर दिस मोमेंट, इसलिए 6 बैलन डोर के साथ फोटो खिंचाएंगे वगैरह वगैरह. इस टाइम पे आई थिंक सब जानते हैं कि लास्ट है, बट मेसी डज नॉट केयर इनफ to call out all the 8 Ballon d'Ors and get a photo click. उस टाइम पे he did. Right. Now he is beyond it. तो आई थिंक वो एक चीज़ थोड़ी मुझे लगा कि यार वो कराना चाहिए था. एंड इवन द होल वीडियो उसको बैठा के दिखानी चाहिए थी प्रॉपर, पूरा सेरेमनी ब्लैकआउट करके, तो और बेटर लगता है मुझे. बट ठीक है, रिगार्डलेस भाई, इट वॉज अ वेरी ग्रैंड सेरेमनी, वन ऑफ द बेस्ट फॉर श्योर. एंड द वीडियो वॉज हैंड्स डाउन द बेस्ट आई हैव एवर सीन. मेसीज इन्फिनिटी टैगलाइन परफेक्ट, और कुछ नहीं मांग सकते थे इससे ज़्यादा. डिजर्व्ड बैलन डोर व्हाटएवर. बट नाउ लेट्स कम टू द लास्ट. बिफोर दैट एक बहुत छोटी सी चीज हुई है मेसी के साथ, जो कि अभी हाल ही में हुई है, कल ही हुई है. द थिंग इज कि अपना जो कौन है वो जेरार्ड रोमेरो है ना, हाँ, उसने ये चीज ट्वीट करके बोल दी थी कि लापोर्ता और मेसी की बात हुई आपस में, एंड लापोर्ता ने कुछ ऐसे करके थैंक यू बोला है मेसी को कि जो भी उसने बार्सिलोना के लिखा, जो बेसिकली उसने कहा था कि ऑब्वियसली आई डू फॉलो बार्सिलोना अभी भी, एंड इट इज़ द क्लब दैट आई लव, ऐसे कुछ करके बोला था, एंड आई ऑलवेज सपोर्ट बार्सिलोना. उस चीज़ को उसने कहा है कि मेसी और उसकी बात हुई थी, लापोर्ता ने थैंक यू बोला कि ये सब बार्सिलोना के लिए कहने के लिए, एंड उन दोनों ने मिलकर एक डेट डिसाइड करने का सोचे थे कि ट्रिब्यूट कब देना है. उसने स्टोरी डाल दी पब्लिकली, उसने पब्लिकली स्टोरी डाल के कह दिया कि लाइंग वंस अगेन, कुछ ऐसे करके उसने मेसी ने डाला. हाँ. और फिर जेरार्ड रोमेरो ने तुरंत उस चीज़ को रिप्लाई करा है और बोला है कि आई एम सॉरी दैट इट हैपेंड, ऐसे कुछ करके, और मेरे सोर्सेस ने कुछ गलत कह दिया था, इट विल नॉट हैपन अगेन. उसने अपोलोजाइज करा है. अब तो आई थिंक उसकी रेपुटेशन खत्म हो चुकी है रोमेरो की ना भाई. इट इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन. अगर मेसी आके आपको कॉल आउट कर रहा है ना, इट इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन. एंड इंटर मामी वाले टाइम पे भी जो पूरा उसने ड्रामा किया था, फिर सॉरी बोला था एंड में, राइट. तो इट इज वेरी क्लियर कि वो तो खत्म हुई. देयर इज अ रीजन व्हाई फेब्रिज़ो चूजेस टू बी टब्रिज़ो. हाँ, टब्रिज़ो, टैपिन. हाँ, ट्रू भाई, क्योंकि उस स्टेज पे आके तो अपने रेपुटेशन से नहीं एग्जैक्टली. एंड यू नो टॉकिंग अबाउट हिज कमेंट्स आल्सो, बिकॉज तुमने कहा एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे लगा. ऑफ कोर्स ही सेड कि हालैंड भी जीत सकता है, एम्बापे भी जीत सकता है आने वाले टाइम पे, बार्सा इज माय फेवरेट क्लब, आई लव बार्सा, जो भी था वो तो एक्सपेक्टेड ही था. ऑल्सो सेड कि आई होप टू कंटिन्यू फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स, आई डोंट नो कब तक खेलूंगा मैं, बट आई एम एंजॉयिंग माई फुटबॉल. एक चीज़ उससे पूछी गई थी कि वुड यू लाइक टू शोकेस योर बैलन डोर एट पार्क द प्रांस, तो कहता कि आई एम श्योर द पीपल एट पास डोंट वांट टू डू दैट. ओ भाई साहब, मतलब क्या ही कह सकते हैं इसके, मतलब सच भी है वैसे. सच ही है ऑफ कोर्स, बिकॉज ही नोज दैट ही इज नॉट एग्जैक्टली लव्ड फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप अगेंस्ट देम, और फिर उन्हीं कंट्री में आके बैलन डोर लेने आ रहा है. तो दैट वाज काइंड ऑफ अ फिटिंग रिप्लाई आल्सो. बट नाउ कमिंग टू रिप्लाईज एंड कमेंट्स, लेट्स गो, बिकॉज अब थोड़ी हिटेड चीज होने वाली है. लेट्स गो. क्या हुआ पहले तो बता दो सब तुमको. रियल मैड्रिड का एक जर्नलिस्ट है कोई, उसने लाइक रियल मैड्रिड से एसोसिएटेड नहीं है, बट बेसिकली रियल मैड्रिड के बारे में वो बोलता है. उसने कुछ ऐसे करके एक वीडियो बनाई थी, रील बनाई थी, जिसमें उसने मेसी को कॉल आउट करा एंड बोला कि ये जो भी बैलन डोर है पहले से पता था हमें इससे मिलने वाला है, फाइनली मिल चुका है. एक और रॉबरी हमने देख ली है, लेवेंडोस्की से पहले बैलन डोर छीन चुका है 2 बार,
एंड एक और किसी का नाम दिया एक था, चावी नेस्टा से छीना चावी नेस्टा से छीना है, एक शायद वैन डाइक से छीना और एक वैन डाइक से लेवेंडोस्की से छीना है, हाँ 3 छीना है। एंड एक और बार रॉबरी हो चुकी है, कोई सरप्राइज नहीं है। 7 गेम टूर्नामेंट के चक्कर, हाँ ये बोला 7 गेम वाला, हाँ बोला है ना, सिर्फ 7 गेम टूर्नामेंट के चक्कर में उसे अवार्ड दे दिया गया है एंड सिर्फ 5 ही बैलन डोर वो डिजर्व करता था। उस पोस्ट के नीचे रोनाल्डो ने कमेंट करा है एंड हंसने वाले इमोजीज के साथ, लाइक 3-4 हंसने वाले इमोजीज एंड लाइक भी करा है, 3-4 हंसने वाले इमोजीज उसने कमेंट करे। नाउ व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? अच्छा, पहली बात तो ये कि जिनको नहीं पता है, जो लोग पॉडकास्ट पहली बार देख रहे हैं, आई एम अ मेसी फैन एंड मोहित इज अ रोनाल्डो फैन, बट हम लोग बहुत लॉजिकली बात करते हैं एंड वी अप्रिशिएट द ग्रेटनेस दैट द अदर गाय रिप्रेजेंट्स फॉर श्योर। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इससे नीच हरकत कुछ नहीं हो सकती भाई। ओके ठीक है, मतलब फैक्टोस के टाइम पे हमने देखा था, हाँ। मुझे जेन्युइनली लगा था कि क्या कर रहा डोंट यू थिंक फैक्टो ज्यादा नीच था? हाँ, फैक्टो ज्यादा नीच था? ये डिबेटेबल है। ओ भाई साहब, पता है क्यों? क्योंकि फैक्टोस जिस टाइम पे हुआ था ना, उस टाइम पे रोनाल्डो फिर भी काफी रेलेवेंट था। ही वाज स्टिल इन द रेस फॉर द बैलन डोर, ही वाज नॉट आउटसाइड यूरोप, एंड 5 और 7 में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, तो मे बी ही काइंड ऑफ लाइक, मैंने ना ये मुझे लगता है कि उसको इन द नेम ऑफ एलीट कंपेटिटिव मेंटालिटी कह के उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो, तो आप, और एक तो ना मैं नाम नहीं लूंगा, ट्विटर पे कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि आई होप कि वो लोग ट्विटर पे ही ऐसा बिहेव करते हो और एक्चुअली में ऐसा ना करते हो। आई होप कि वो लोग सिर्फ क्लिक्स के लिए करते हो, बिकॉज अगर जेन्युइनली आपके ऐसे ओपिनियंस है तो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है। मतलब ये ऐसे ट्रॉफी लेके ऐसे मत्थे पे करके मारा करो भाई, क्या भाई कुछ हो गया भाई, तो क्योंकि तो बहुत डम लगते हैं भाई ऐसे लोग मुझे। एंड रोनाल्डो यार, मतलब मुझे लगता है वो 40 साल का होने वाला है अभी। आई डोंट सी हाउ एनीबडी कैन जस्टिफाई दिस एक्ट, बिकॉज आई थिंक इट इज नॉट एलीट कंपेटिटिव मेंटालिटी। ये जो वो 14 साल के बच्चे का जो बिहेवियर होता है ना, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी एंड जेलिसी, ये मुझे वो दिखता है। बिकॉज रोनाल्डो, यू आर टू बिग ऑफ अ प्लेयर टू डू दीज थिंग्स। आर यू नॉट PR ट्रेन्ड? राइट, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। सेकेंडली, आर यू रियली दैट जेलस इवन एट 40 years old when you have kind of given up on top flight football and so has Messi? Right. And you recently commented how anybody who likes Ronaldo does not have to hate Messi. And तुमने पॉडकास्ट पे कहा था कि भाई कितनी अच्छी बात है भाई, कितना मेच्योर हो गया है वो, और तुम सोच रहे थे कि उसकी आंख देखो वर्ल्ड कप के बाद से कितना ही इज एट पीस, सब्स्टिट्यूट भी हो जाता है एंड मेच्योरली कमेंट भी कर रहा है, फालतू में वो कंपेटिटिव चीज में राइवलरी नहीं बना रहा, एंड देन ही गोज एंड डज दिस। जो मेरी रिस्पेक्ट बढ़ रही थी इन चीजों पे, वापस 0 पे आ गई है। ओके, एंड इट शोज 0 प्रोग्रेस ऑन अ ह्यूमन लेवल फ्रॉम 2021 to 2023 बाय रोनाल्डो। राइट, हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यहाँ पे काफी टैंजेंट्स पे जाया जा सकता है। तो जाओ भाई। एक तो जो वो हंसने वाले इमोजी था, पहली बात तो यार हंसने वाले इमोजी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि नहीं मैं सपोर्ट करता हूँ ये जो तुमने आर्ग्यूमेंट बोली है एंड आई एग्री विद दिस, एंड कितनी शेमफुल चीज करी है। मतलब क्योंकि यहाँ पे मैं एक मेसी के इंटरव्यू की बात करने वाला हूँ। अभी जो उसका एक कॉमेडियन के साथ इंटरव्यू हुआ था, उसमें उस कॉमेडियन ने भी ऐसे इनडायरेक्टली एक चीज़ कही थी मेसी से कि जब बैलन डोर सेरेमनी जाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता होगा जब दूसरे प्लेयर्स के लोग के बच्चे जो हैं वो आपको देख के आइडियलाइज कर रहे होते अपने पापा से ज़्यादा। ठीक है, तो दैट वाज अ क्लियर डिग एट रोनाल्डो एंड उस चीज़ पे मेसी हंस रहा था। उससे अब कायदे से तो मैं बैठ के रो सकता हूँ कि नहीं भाई उसे कॉल आउट करना चाहिए था एट दिस स्टेज, इस लेवल पे है वो कि आपको ये चीज़ें एंटरटेन नहीं करनी चाहिए। आपके घर पे आके इंटरव्यू ले रहा है वो, ये चीज़ पे ये बोल रहा है आपके घर में आके। नो व्हाई आई डोंट डू दैट, दैट इज बिकॉज कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है इस चीज़ को। व्हाट हैपेंड ब्रो? भाई पहली बात तो ये कि वो चीज कॉमेडियन ने बोली है, तो क्यों बोली? दूसरी बात वो चीज कॉमेडियन ने बोली है। हाँ। पहले तो बाय प्रोफेशनल कॉमेडियन है। हाँ। दूसरी बात वो मेसी नहीं है, मेसी ने नहीं बोली वो चीज, मेसी ने एंटरटेन क्यों करी वो चीज? खुद बोला है भाई। मैं वही कह रहा हूँ। तो ये हंसने वाले इमोजी जो तुम कह रहे हो, अब जैसे जो हंसा, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि वो सपोर्ट करे इस आर्गुमेंट को। Am I right in saying that? किस आर्गुमेंट से? ये कॉमेडियन ने जो चीज बोली, मेसी वाज लाफिंग इट ऑफ, कैन आई से दैट कि वो उस चीज को सपोर्ट कर रहा है? भाई ही नोज इट इज अ कॉमेडिक इंटरव्यू। वो कॉमेडिक इंटरव्यू नहीं था, वो नॉर्मल इंटरव्यू था। भाई कॉमेडियन ले रहा है इंटरव्यू यार। तो अरे कॉमेडियन नॉर्मल बात तो कर ही सकता है। तो भाई वो कॉमेडियन की तरह तो बात करेगा। तो वो हंस क्यों रहा था? क्योंकि वो उसे पता है वो कॉमेडियन है भाई मतलब अगेन आई से दैट ओनली कि ये बहुत डुअलिटी यहाँ पे दिख जाती है सारे मेसी फैंस की, कि जब मेसी की बात होती है तो सब बहुत एंड आल्सो आई थिंक होते हैं। अच्छा चलो हाइपोथेटिकली अगर मान लो वो जानबूझ के हंस भी रहा था, तो किस बात पे हंस रहा है कि दूसरे लोगों के बेटे आपको आइडियलाइज कर रहे हैं। पॉइंट इज दैट वाज अ डिग एट रोनाल्डो। चलो मैं मान लो, चलो डिग भी ले रहा है, ठीक है।
और दूसरी बात क्या है, एक बंदा पब्लिकली बोल रहा है कि इसने रॉब करे 3 बैलन डोर, ये अनडिजर्व्ड है, इसे 7 गेम वाले टूर्नामेंट में परफॉर्म करके आ रहा है, द वेरी टूर्नामेंट जो कि रोनाल्डो कहता है बिगेस्ट टूर्नामेंट है। हाँ और रोनाल्डो उस चीज को लाइक कर रहा है भाई। नहीं, लाइक करन हंस रहा है। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि वो हंसने का क्या मतलब है? पहली बात, जो चीज मेसी को बोली गई थी वो चीज सामने बैठ के मेसी से बात कर रहे थे, वो कॉमेडियन और किसी से बात नहीं कर रहा था। समझ रहे हो बात? इसको थोड़ा ध्यान से डीप जाके समझ। मैं अगर हम दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और मैं तुमसे कुछ चीज बोल रहा हूँ तो वो मैं तुम्ही से बोल रहा हूँ, ठीक है? कोई दूसरे कमरे में जो बैठा उससे नहीं बोल रहा। जो चीज पब्लिकली इंस्टाग्राम पे डाली गई है रोनाल्डो के लिए नहीं डाली गई है, वो जर्नलिस्ट ने पूरी दुनिया के लिए डाली थी। हाँ, डेफिनेटली वो चीज सिर्फ रोनाल्डो के लिए नहीं थी। तो रोनाल्डो ने आउट ऑफ द वे जाके उसको लाइक करा। आई गेट दैट, जो भी तुम कह रहे हो। इज इट नॉट क्लियर? नहीं, मेरा पॉइंट यही है अल्टीमेटली, जो उसने काम करा अल्टीमेटली। यहाँ पे मान लो रोनाल्डो से पियर्स मॉर्गन कहता है ये चीज, कि रॉब्ड और या वो हंस रहा होता, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, जो कि मेसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। इट इज लाइक सेइंग कि किसी मेसी के फैन अकाउंट ने डाला है कि भाई रोनाल्डो जूनियर तो एक्चुअली में मेसी का फैन है, और मेसी अलग से जाके उसको लाइक कर रहा है पोस्ट को और नीचे लाफिंग कमेंट्स भेज रहा है। नहीं, आई गेट दैट। एंड यहाँ पे यही मैं अपनी स्टांस में पहले ही क्लियर कर दूं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये चीज़ मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। माई पॉइंट इज कि ये कोई चीज़ गलत नहीं करी है उसने कि जिस पे मेसी फैंस इतना हर्ट हो गए हैं। मेरा पॉइंट ये है कि इट इज एन ऑब्वियस एक्ट ऑफ सीकिंग अटेंशन। एंड आर यू रियली सरप्राइज इतने साल से फुटबॉल देखने के बाद, इतने टाइम से रोनाल्डो को देखने के बाद, दैट वॉज इज मोटिव ओनली कि मैं हंसने वाले इमोजी डाल देता हूँ, यहाँ से मैं कुछ गलत भी नहीं कर रहा, मैं उस ग्रे एरिया में रहूंगा और सारी अटेंशन भी मेरे को ही मिलेगी, जो कि मिल रही है। तो नो, एट दिस वेरी पॉइंट more people are talking about this comment by Ronaldo than people are talking about Messi. Don't you think कि that intent by itself is so wrong? हाँ, है गलत, but are you surprised? क्या ये चीज पहले नहीं हुई है? मैं सरप्राइज वाली बात पे आई नहीं रहा हूँ। हाँ, तो बता, आर यू सेइंग कि रोनाल्डो इतना नीचे के सरप्राइज बना? नहीं, मेरा पॉइंट इज नोबडी इज परफेक्ट। एंड अगर लोग कह रहे कि रोनाल्डो में कोई फ्लॉ नहीं या फिर रोनाल्डो ऐसा कर नहीं सकता, थ्रू आउट हिज करियर वी हैव सीन दिस। चाहे वो पब्लिक कमेंट की बात हो, पब्लिकली डिग लेने की बात हो, या फिर इंस्टाग्राम पे लेने की बात हो, तो मैं नहीं, but then isn't he not the biggest hypocrite ever? Why? भाई क्योंकि पब्लिकली वो आके कह रहा है you don't have to hate Messi, he is a great competitor। तो ये हेट दिखाई उसने कुछ? भाई तुम उसके 3 बैलन डोर्स को रिग्ड बोल रहे हो, तुमने लाइक कर दिया उसको। तुम उस चीज को जो उसने कमेंट करा है उसको देख के कह सकते हो कि ये हेट कर रहा है या फिर उसके सपोर्ट में कर रहा है। तुम कह ही नहीं सकते क्योंकि उसने इमोजी वैसे डालने। लाइक तो कर दिया ना। सी लाइक करके अगर तुम लाइक करते हो और कमेंट करते हो, ज्यादा महत्व किसे दिया जाएगा बताओ? दोनों चीजों को। नहीं, कमेंट को दिया जाएगा। तो लाइक मत करता फिर। ये क्या सेंस बना? यहाँ पे जो उसने लाइक करो और कमेंट करा, तुम ऑब्वियसली किस चीज को मानोगे कि क्या चीज ज्यादा वो थी? अगर कोई एक बंदा जैसे नेमार ने एम्बापे वाला केस हुआ था, ये तो बहुत ऑब्वियस है यार कि वो कमेंट में लाफिंग इमोजी क्यों डाल रहा है। मतलब आई डोंट वांट टू डिबेट। मेरा पॉइंट वो है कि अगर उसके दिल में खोट होगी भी है भाई, पर तुम उस चीज को कॉल आउट कर ही नहीं सकते। कॉल आउट कर ही नहीं सकते उस चीज को, क्योंकि उसने लिखा ही नहीं ऐसा कुछ। ये तुम लॉयर जैसी बातें कर रहे हो। क्योंकि है ये पॉइंट। इट इज लाइक सेइंग कि लॉ में इसको मैंने इंटरप्रेट इस तरीके से करा तो मैं अपने आप को एक लूप होल में बना के बचा लूंगा। तुम इंटरप्रिटेशन तुम्हारा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। मैं तो कर ही नहीं रहा इंटरप्रेट। मैं तो कह रहा हूँ जो चीज है वो एज इट इज है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि जो उसने बोला था, क्या कमेडियन ने बोला था वो रोनाल्डो के ऊपर दिखता हुआ, तो तुम इंटरप्रेट ही कर रहे हो। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों अगर मैं उसको उसकी बात करूँ इसलिए मैं कॉल आउट नहीं कर रहा उसको, मेसी को, तभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ ऑब्वियस डिग है, पर मैंने इसी रीजन से मेसी को कॉल आउट करा ही नहीं कभी। भाई वही तो मेरा पॉइंट है, फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो भी करूंगा मैं अपनी इंटरप्रिटेशन पे करूंगा। तुम जो कह रहे हो तुम अपनी इंटरप्रिटेशन पे कह रहे हो। आई थिंक पूरी दुनिया को पता है इंटरप्रिटेशन क्यों हुई है भाई। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ कि तुम जो कह रहे हो अगर इंटरप्रेट कर भी रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि रोनाल्डो ने क्यों लिखा है? क्योंकि वो जेलस है उस चीज से। भाई खत्म बात। बट मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्या उसने वैसी चीज लिखी है? ये तो हमारी इंटरप्रिटेशन है ना कि वो जेलस इसलिए कर रहा है। मेरे को भी लगता है क्या कि जेलस इसलिए कर रहा है। जेलस है ना? हाँ, बस ये सबको लगता है। हाँ, सबको पता है। तो पर तुम कॉल आउट कर सकते हो उस चीज को? हाँ, कैसे? क्योंकि भाई जेलसी कोई प्रूफ है? वो तुम लॉयर की तरह की बात कर रहे हो। क्योंकि ये है। जब तक तुम्हारे पास कोई चीज पता ही नहीं है तुम कैसे उस पर जजमेंट पास कर सकते हो? ये तो तुम अज्यूम ही तो कर सकते हो। ये तो वाली बात हो गई जब हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स नहीं होते जो कि ऐसे कहते हैं कि मैं, या फिर एक्टर्स होते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक ऐसा एक्टर था जिसने ऐसा हाँ, सबको पता है वो कौन सा एक्टर है, लेकिन वो नाम नहीं ले रहा ताकि वो पब्लिकली सोच। मेरा पॉइंट यही है कि अगर उसने हंसने वाले इमोजी टाइप करा आउट ऑफ एनी इमोजी, अगर उसने हंसने वाले इमोजी टाइप करा तो वो उसने इसी इंटेंशन से करा है कि मेरे को अटेंशन भी मिल जाएगी, इससे सारी अटेंशन सारी मीडिया मेरे पे होगी, प्लस कोई मुझे पब्लिकली कॉल आउट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। एंड डोंट यू थिंक ही जेन्युइनली बिलीव्स कि जो उसने लिखा है कैप्शन में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा भाई, इतना सबके दिल में ये चीज होती है। आई डोंट थिंक कि उसे लगता है कि नहीं सिर्फ 5 ही जीतने चाहिए थे। भाई फैक्टोस के टाइम पे क्या लग रहा था फिर तुम्हें? फैक्टोस पे मैंने कॉल आउट किया था, और तभी मैं अगर मैंने फैक्टोस पे कॉल आउट किया तो मुझे, अगर मैं उसी माइंडसेट पे आ रहा हूँ कि मेरे को रोनाल्डो को डिफेंड करना है किसी भी वे में, तो मैं फैक्टोस को भी डिफेंड करता।
बट द फैक्ट इज कि मैंने फैक्टर्स को डिफेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि दैट वाज क्लियर। तो अभी तुम्हारा लाइन ऑफ डिफेंस ये है कि क्योंकि उसने शब्दों में एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है कि वो क्या इंटेंड कर रहा है, तो तुम उसको पब्लिकली किसी इंटेंशन के लिए कॉल आउट नहीं कर सकते। बट डीप विद इन वी ऑल नो कि इंटेंशन क्या था। डीप विद इन आई थिंक नहीं, वी ऑल नो दैट। आई डोंट, क्या तुम्हें लगता है? नॉट जस्ट यू, वी ऑल थिंक दैट। पूरी दुनिया को ये लगता है। आई थिंक, आई एम श्योर जितने भी लिसनर्स है, कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है रोनाल्डो ने लाफिंग इमोजीज क्यों डाले, टू मेक फन ऑफ द रिपोर्टर या फिर टू मेक फन ऑफ मेसी। नहीं, मेक फन ऑफ मेसी और जस्ट सीक अटेंशन। भाई मतलब वुड यू रियली पुट इट पास रोनाल्डो फॉर दैट? क्या कि उसने नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़ाना मेसी को, और मुझे अटेंशन मेरे को चाहिए। आई थिंक इज वर्स। ओ भाई साहब, भाई I don't think it's just about, because at this point of time Ronaldo does not really need to do public antics to get attention. नहीं, he is beyond does. this. जब मेसी पे अटेंशन आ गई तो उससे अटेंशन गई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो नीचता है। He wants, अरे तो नीचता पे तो मैं जा ही नहीं रहा, मैं तो कह ही रहा हूँ ये गलत का चीज है। अटेंशन चाहना और अटेंशन मेसी से छीनने में फर्क है। हाँ, एंड द सेकंड वन इज वर्स देन द फर्स्ट वन। नहीं, पॉइंट इज रोनाल्डो रोनाल्डो से अटेंशन जा ही तब सकती है जब मेसी के पास अटेंशन आएगी, वरना रोनाल्डो इज द गाय। उससे अलावा कोई अटेंशन ले नहीं सकता उससे। सिर्फ एक ही बंदे का एक ही घंटा भाई पूरी। अभी पिछले 1 महीने से क्या चल रहा है, हालैंड वर्सेस मेसी चल रहा है। पूरे 2023 में पूरे साल में ज्यादा अटेंशन किसे मिली है, रोनाल्डो को या हालैंड को? पूरे 2023 में मतलब किस बेसिस पे कह रहे हो तुम? मीडिया टेंशन। देखो, मीडिया टेंशन तो ऑफ कोर्स वो अलग बात है भाई, मीडिया टेंशन के लिए लोग क्रेव करते हैं, आसपास के लोगों के लिए थोड़ी क्रेव करेंगे कि और कोई मेरे पास आ रहा है। नहीं, बट व्हेन इट कम्स टू द अल्टीमेट प्राइज, तो उसमें तो रोनाल्डो कोई टेंशन नहीं मिल रही थी। वो तो ऑब्वियस है क्योंकि सिलेक्ट ही नहीं हुआ। वही, हाँ, तो इट इज प्योरली, इट्स नॉट अबाउट सीकिंग अटेंशन, इट इज अबाउट स्टीलिंग अटेंशन फ्रॉम मेसी, स्टीलिंग मेसीज थंडर। उसको स्टील कह दो, उसको अटेंशन लेना कह दो, तुम्हें जो शब्द चूज करना कर लो। मेरा पॉइंट ये है, इस फुटबॉलिंग वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बंदा है जो कि रोनाल्डो से अटेंशन ले सकता है, दैट इज मेसी। एंड जब भी वो चीज मेसी के साथ अटेंशन आती है, वी हैव सीन टाइम एंड टाइम अगेन कि रोनाल्डो वापस चाहता है मेरे पर Why do you अटेंशन। think he does that? क्योंकि वो है उसमें वो चीज कि मेरे को अटेंशन चाहिए। जेलसी है। जेलसी ले लो या अटेंशन सीकिंग एट ले लो, जो भी कहना कह लो। अटेंशन सीकिंग है ही वो। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, अटेंशन आदमी सीखता अगेन एंड है अगेन जब होता है। पॉइंटिंग टू द फैक्ट दैट आई एम नॉट सेइंग कि रोनाल्डो जो है वो परफेक्ट है और मैं उसको आइडियल भगवान मान के। Do you think what he did was right? हाँ, नहीं, बट द फैक्ट इज कि इट इज हु दैट इज हु ही इज। But that does not वो यही करता है। भाई कोई क्रिमिनल कह रहा है इट इज हु आई एम, मैं चोरी करता हूँ, एक क्रिमिनल जस्टिफाई नहीं करोगे ना। एक चोरी और रोनाल्डो में तुम कंपेयर कर रहे हो। भाई इट्स एन एग्जैजरेटेड एग्जांपल बट यू गेट द पॉइंट। नहीं, व्हाई नॉट? क्योंकि चोरी बंदा देख के कर रहा है और रोनाल्डो ने कुछ बोला नहीं है। रोनाल्डो भी देख कर, रोनाल्डो ने बस हंसा है। तुम्हें लगता है रोनाल्डो ने बहुत इनोसेंटली बोला ही डिड नॉट नो व्हाट ही वाज डूइंग? ऑफ कोर्स ही न्यू इट। हाँ, तो वही ना। बट एक चीज चोरी है जिसको तुम ब्लैक एंड व्हाइट में कंपेयर कर सकते हो, तो एक चीज को ग्रे में है। वो जो रोनाल्डो ने करा वो ग्रे में है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। जो रोनाल्डो ने करा वो ग्रे में है, इसको तुम ब्लैक में भी ले सकते हो, व्हाइट में भी ले सकते हो। जो चीज चोर करता है वो ऑब्वियसली ब्लैक है। वो इंटरप्रिटेशन जो तुमने ढूंढ के निकाला वो कहीं से वैलिड है? मतलब भाई अगेन लाफिंग इमोजी का मतलब ये भी तो सकता है कि वो रिपोर्टर के ऊपर असर। हाँ, आई थिंक इट इज जेन्युइनली जस्ट अबाउट योर हेट्रेड कि तुम ये कॉल आउट कर रहे हो कि नहीं उसने करा। भाई मेरा हेट्रेड क्या, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैंने इनफैक्ट हमने अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी कि, एंड विजय साहब पता है, आई एम काइंड ऑफ ऑफेंडेड मच मोर बिकॉज इन अ वे आई ऑल्सो फेल्ट कि दिस इज एन एंड ऑफ मेसी रोनाल्डो एरा। ओके, ठीक है, कि मेसी जीता है बट इट इज ऑल्सो एन ऑफिशियल एंड टू द, वो जो दोनों का जो दे हैव बीन यू नो टैग बोथ ऑफ देयर टाइम टुगेदर एट द टॉप। हाँ, मतलब क्योंकि वो टैग्स हमेशा वही बनते हैं, कैप्शन हर पोस्ट के यही बनते हैं कि पिछले 15 में से 13 बार जो है इन दो नाम ने बैलन डोर जीते, अनपैरेलल्ड लेगेसी, नाउ इट ऑफिशियली कम्स टू एन एंड। जब वो 6 बैलन डोर जीता था तब भी कहते थे कलेक्टिवली 11 जीते हैं, जब वो 7 जीता था तब भी कहते थे कलेक्टिवली 12 जीते हैं। तो अभी कलेक्टिवली 13 कह रहे हैं वो लोग, एंड 13 में से 5 उसके हैं। ऑफ कोर्स 8 से बहुत कम है लेकिन 5 हैं उसके भाई, बाकी सबसे ज्यादा है। राइट, तो इट वाज आल्सो काइंड ऑफ एन एंड टू हिज सो कॉल्ड इनडायरेक्ट लेगेसी विद द बैलन डोर। आज उस दिन एक ऑफिशियल एंड आ गया उस चीज पे, एंड इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग दैट एंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट, वो ऐसी चिंदी हरकत करके भाई ये जो सेलिब्रेशन वाली पॉइंट है, आई थिंक ये फैंस तक ही लिमिटेड है। कोई भी एलीट लेवल का प्लेयर ये चीज सेलिब्रेट नहीं करेगा। नहीं वो तो है, मेरा टाई था रोनाल्डो बैलन डोर के साथ, वो आज खत्म हो गया फॉर श्योर, वो तो है ही ऑफ कोर्स, बट पॉइंट वही है कि तुम उस लेवल पे आके तो चिंदी भी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट ओनली, और मेरा पॉइंट अल्टीमेटली रहेगा क्योंकि आई डोंट थिंक कि इस चीज पे कोई भी मेसी फैन रोनाल्डो फैन साथ में एग्री कर जा सकता है। दैट इज की काफी लंबी भी खींची गई जो फैक्टर्स वाली चीज है, उस चीज को मैं जेन्युइनली कॉल आउट कर सकता हूँ, एंड दैट इज अ प्राइम एग्जांपल। एंड
a state of proof. आई थिंक कि उसी चीज को Ronaldo- प्रूफ लेके लोग चल रहे हैं इस चीज को लेके। But you have yourself said कि throughout his career we have seen so many times कि वो attention मेसी से छीनने के लिए क्या नहीं करता है. अब तो अटेंशन का And एग्जाम अभी भी भाई, कह रहा हूँ। I hope at this point it is clear कि he is jealous of Messi. नहीं हाँ, और मैं I had kind of started believing कि it is not true in the past 1 year ओके with the comments that he was making कि of course he was jealous but भाई he had पब्लिकली made his उसने peace. कभी वैसा कमेंट नहीं करा that he Messi had पे। factors. नहीं फैक्टोस तो इंस्टाग्राम के थ्रू था ना, That is public. मतलब मैं जनरल जैसे मुंह से उसने कभी कुछ भाई उल्टा वो सीधा नहीं does बोला। not matter. अब वो तो कहते कल को कि मेरे बच्चे ने कर दिया factors गलती से. नहीं मैं फिर से यही कहूंगा कि जो फैक्टर्स वाली चीज़ है उसको हम अगेन प्रॉपर्ली करा जा सकता था कि ये चीज़ उसने गलत करी है, बट अगर इस कमेंट की बात करूँ तो मैं इसको आई वुड नॉट पुट इट, क्योंकि भाई लाइक ही इज़ माई आइडल एंड आई थिंक ही हैज़ डन इतना तो करा है फुटबॉल में कि उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जाए। मतलब मैं पर्टिकुलरली मेसी के केस में तो कोई बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं दूंगा एंड आई वुड लव फॉर ऑल द लिसनर्स टू कमेंट एंड टेल अस कि उनका क्या ओपिनियन है इस पे, बिकॉज आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर दैट ही इज जेलस ऑफ मेसी एंड वो मुझे चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज फॉर रोनाल्डोज वेलफेयर ऑल्सो आई वॉन्ट हिम टू मूव ऑन एंड बी ग्रेटफुल एंड बी हैप्पी विथ द काइंड ऑफ फेम एंड सक्सेस दैट गॉड हैज गिवन हिम। आई थिंक वो भी एक अनरियल लेवल का ही है। एक बंदा जो कि सिर्फ मेसी को चेस कर रहा होगा वो कभी मेसी से ऊपर नहीं जा पाएगा एंड मेसी ग्रेटनेस को चेस करेगा तो वो ग्रेटेस्ट बनेगा, तो मैं तो यही कहूँगा। एंड नंबर 8 इज इंटैक्ट, नंबर 9 शायद नहीं आएगा अब सैडली। ये उसने खुद ही कहा है ना कि मतलब कि आई थिंक दिस इज माय लास्ट बैलन डोर। वो अब कई लोग दिखा रहे हैं एक्चुअली इंग्लिश ट्रांसलेशन, बट आई एम नॉट श्योर। ये तो काफी चीजें इंटरव्यू के पार्ट में अलग अलग पेजेस में डाली, किसी ने वही- प्रॉपर्ली पूरा डाला नहीं है। वही इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट होल्ड ऑफ व्हाट ही सेड एंड ये चीज़ मुझे लगता है कि हो सकता है क्लिक्स के लिए किसी ने बना दी हो सकता है। बिकॉज आई डोंट थिंक ही विल से कि वो ये मेरा लास्ट टाइम है, नोबडी वुड से दैट। तो इट काइंड ऑफ फील्स वेयर उसने खुद ही कह दिया ये, ऑल्दो मियामी से क्या ही मिलेगा उसको। बट ठीक है भाई, जितना भी था 8 मिलते हैं, लेट्स सी आज से 20-30 साल बाद क्या रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं। ऑन दैट नोट तभी वीडियो बनाएंगे। ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। आई एम श्योर यू वुड हैव एंजॉयड दिस वन, सो मेक श्योर टू लाइक इट एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई चैनल को, उससे बहुत हेल्प हो जाती है। एंड नेक्स्ट वीडियो में क्या होना नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, सो आप उस वीडियो को भी चेकआउट करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि आपको कैसी लगी वो वीडियो।